Yes, so hello guys, I hope I'm audible as well as visible. Welcome to Study IQ. So we'll wait for a minute, let other people also join in and we'll start. Meanwhile, if you are having any doubt, कोई भी doubt आपके रहेंगे in the previous lecture, then that you can keep on typing. I'll definitely take your doubts, and as you know, if you need access to this PPT as well as Crux material, then you'll get it at CSC with Sainil Nagre. So that is something that you shall subscribe to. तो ये channel पे आपको मटेरियल भी मिल जाएगा. सो विल टेक अ ब्रेक ऑफ अ मिनट एंड देयर आफ्टर विल स्टार्ट. ठीक है, 1 मिनट में चालू करेंगे. सो मीनवाइल लेट अदर पीपल आल्सो जॉइन इन. ओके गाइस. Yes, wait for a minute guys, we'll start. Okay, so just give me a minute. तब तक दूसरे बच्चे भी ज्वाइन कर लेंगे. एंड मीनवाइल अगर कोई डाउट रहेगा फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर देन दैट यू कैन लेट मी नो. ठीक है. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. सो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की बात करेंगे आज. ओके. यस, सो गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग. ओके. यस. ओके, गुड इवनिंग. कोई डाउट रहेगा तो जस्ट टाइप कर लेना. ओके, आई एम गिविंग यू अ मिनट फॉर दैट पर्पस ओनली. चालू करेंगे जल्दी. बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से बुद्धिज्म जैनिज्म से. हॉट फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक टुडे. ओके. ठीक है, सो चलो विल स्टार्ट. ठीक है, वन बाय वन. सो एज फार एज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इज कंसर्न, उससे पहले अगेन इफ़ यू नीड एन एक्सेस देन इस चैनल पे you will get the access to this PPT as well as crux material which I am providing to you. So we'll just move to the chapter now. Okay, one by one करके. Now what is Buddhism and Jainism and why these particular religions emerged or flourished during the time of the 6th century BC. तो हम लोगों ने कल वाले लेक्चर तक कुछ चीज़ें देखी थी. That चीज़ें was basically the sacrificial Vedic religion. So Vedic religion early Vedic period and thereafter later Vedic period में काफ़ी ज़्यादा sacrificial बन गया था. And when religion itself is a sacrificial one, it is bound to have certain impact on the society. And जो society है from the 6th century BC onward, we can clearly see there was change in the society itself from 6th century BC onward. What happened in 6th century BC? Then we had seen it yesterday, that period of Mahajanpada came into existence. Now what is this particular aspect called as Mahajanpada? तो महाजनपदा क्या होता है? It is nothing but बिग टेरिटोरियल किंगडम. हमने कल लेटर वैदिक एज में देखा था कि जनपदा डेवलप्ड हो चुके थे. व्हाट इज जनपदा? जन मीन्स ट्राइब एंड उनके लेग्स जहाँ जहाँ पे पड़ेंगे उसको यू कॉल एज अ जनपदा. तो जहाँ जहाँ पे जनपदा डेवलप्ड होना चालू होगा वहाँ वहाँ पे सर्टन सॉर्ट ऑफ द अर्बन सोसाइटी जो है वो डेवलप होना चालू हो गई. बिकॉज जनपदा इज अ सेटल टेरिटरी, राइट. तो सेटल टेरिटरी में धीरे धीरे करके ये जो अर्बनाइज वर्जन जो है इंडिया में वापस से चालू होने लग गया. And we had seen yesterday that this particular period is called as a period of second urbanization, that is Mahajanpada. तो हमने पहले हड़प्पा देखा था. It was a period of urbanization. It is followed by this particular Vedic literature which is again village or agrarian type of or backward type of the society. And Vedic period के बाद अब महाजनपदा डेवलप्ड होना चालू हो गया. तो जब महाजनपदा डेवलप चालू होने लग गया तो सोसाइटी स्टार्टेड टू बिकम अर्बनाइज. एंड अर्बन सोसाइटी अगर आपको चाहिए तो आपको उसके बेस में क्या लगेगा? सरप्लस ऑफ द प्रोडक्शन और सरप्लस ऑफ एग्रीकल्चर. एंड उस ज़माने में अगर आपको सरप्लस ऑफ एग्रीकल्चर निकालना है लार्ज स्केल पे तो आपको कैटल पॉपुलेशन लगेगी. बट कैटल्स वेर इनडिस्क्रिमिनेटली सैक्रिफाइस अंडर दिस वैदिक रिलीजन. एंड हेंस एट सोशल लेवल वैदिक रिलीजन को अपोज होना जो है 6th century BC ऑनवर्ड चालू हो गया. एंड दैट सोसाइटल लेवल वी कैन सी दैट मल्टीपल हेट्रोडॉक्स सेक्ट जो है मल्टीपल हेट्रोडॉक्स सेक्ट जो है वो सोसाइटी में एमर्ज होना चालू हो गए, जिसमें मेजर और इम्पॉर्टेंट रिलीजन्स जो है वो है बुद्धिज्म, देयर आफ्टर जैनिज्म, देयर आफ्टर आपका चारवाका फिलोसॉफी भी आपने सुना होगा तो चारवाका इज ऑल्सो देयर, एंड देयर आफ्टर आजीविका इज ऑल्सो देयर.
एज फार एज एनसीईआरटी इज कंसर्न, देन एनसीईआरटी ने सिर्फ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को ही कवर किया है, बट आई एम गोइंग टू गिव अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट चार्वाका एज वेल एज अजीविका, तो उसके बारे में भी देखेंगे आज के लेक्चर में। बट दिस इज टू बिगिन विथ, तो व्हाट इज हेट्रोडॉक्स सेक्ट? हेट्रोडॉक्स का मतलब ही वही होता है कि ये ऐसे सेक्ट है जो एग्जिस्टिंग रिलीजन को चैलेंज कर रहे हैं। इसको आप इंग्लिश में हेट्रोडॉक्स बोलोगे, बट द संस्कृतिक वर्ड इज बेसिकली श्रमणिक रिलीजन। तो हेट्रोडॉक्स सेक्ट आर नथिंग बट श्रमणिक रिलीजन, ठीक है। तो श्रमणास या फिर श्रमणिक रिलीजन जो है, दिस आर बेसिकली द रिलीजन विच इज अगेंस्ट द वैदिक रिलीजन दैट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द 6th century BC इटसेल्फ। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो रिलीजन है ये डेवलप्ड होने के पीछे के रीजन क्या थे। तो 6th century में जब आपके महाजनपदास बनने चालू हुए तो उस टाइम पे ऐसी क्या चीजें हुई कि ये रिलीजन जो है वो सोसाइटी में डेवलप्ड होना चालू हो गए। तो वन बाय वन सबसे पहले तो सोसाइटी में 4-fold वर्ण सिस्टम एस्टेब्लिश हो चुकी थी, एंड वी हैड सीन कि अर्ली वैदिक एज में समवेयर अराउंड 1000 BC के अराउंड, दैट इज 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा है, उसमें पुरुष सूक्ता हाइम है। तो पुरुष सूक्ता हाइम में हम लोगों को अर्लीस्ट वर्जन ऑफ वर्ण सिस्टम मिला है। वर्ण सिस्टम लेटर वैदिक एज में थोड़ा और बड़ा ओके फ्लरिश हुआ, एंड फ्लरिश होने के बाद बाय द टाइम ऑफ महाजनपदा ये वर्ण सिस्टम जो है उसमें जो तीसरा वाला वर्ण है दैट इज वैश्य, दैट बिकम द मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी। एंड विद इन वैश्य जो है ट्रेड एंड कॉमर्स के वजह से इनका जो स्टेटस है वो बढ़ चुका था। बाय 6th century BC दैट इज महाजनपदा सोसाइटी में एग्रीकल्चर इकोनॉमी डेवलप्ड हो चुकी थी, एंड सर्टन सॉर्ट ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड हो चुके थे। तो पैसा आया, पैसा किस पे आया? तो वैश्यास के पास आया। मैंने आपको कल बताया भी था कि अर्लीस्ट कॉइनेज जो है इंडिया में हम लोगों को मिला है 5th century BC के अराउंड, मतलब इसी समवेयर अराउंड दिस पर्टिकुलर ईरा इटसेल्फ। तो जो आपका ट्रेडिंग क्लास है दैट इज वैश्यास जो है वो रिच बनना चालू हो गया। तो अगर वैश्यास रिच बन रहा है तो इकोनॉमिकली दे आर प्रॉस्परस, बट सोशली दे आर नॉन प्रॉस्परस। वाई सोशली दे आर नॉन प्रॉस्परस? बिकॉज ऑब्वियसली ब्राह्मणिकल ऑर्डर में इनको तीसरा वर्ण दिया गया है, एंड अगर इनको तीसरा वर्ण दिया गया है तो दे वर लुकिंग फॉर न्यू रिलीजन जहाँ पे उनको कुछ प्रेस्टीज मिले, जहाँ पे उनको कुछ अच्छी चीज़ें मिले, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन कंसिडर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ऑल्सो इन 1940s और 50s के अराउंड समवेयर ही ऑल्सो गॉट कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म बिकॉज ही वॉज टायर्ड ऑफ द वर्ण सिस्टम एंड कास्ट हायरार्की ऑफ द हिंदू रिलीजन। तो अगर ये 20th century में चीज़ें हो सकती हैं तो 6th century BC में भी ऐसे ही कुछ चीज़ें हुई जहाँ पे दिस थर्ड वर्ण जो है प्रिसाइजली वैश्यास एंड देयर आफ्टर इवन शूद्रास ऑल्सो दे वर टायर्ड ऑफ द ब्राह्मणिकल डोमिनेंस ऑफ द सोसाइटी एंड 4-fold वर्ण सिस्टम। सो दैट्स व्हाई दे वर लुकिंग फॉर अ न्यू रिलीजन जो उनकी पोजीशन जो है वो इम्प्रूव करा सके। एंड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है, दे वर ऑफरिंग अ रिलीजन विच वॉज एंटी वर्ण, एंटी कास्ट, और यू कैन से दैट विच वॉज बेस्ड अपॉन यूनिवर्सल ब्रदरहुड। एंड दैट्स व्हाई फिर ये वाला रिलीजन रेडीली लोगों ने एक्सेप्ट करना चालू कर दिया। देयर आफ्टर सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंस अगेन यू कैन सी दैट हिंदू रिलीजन में अगर आप आल देखोगे तो वी हैव नॉन वायलेंस एज अ फिलॉसफी थैंक्स टू उपनिषदा। उपनिषदा के पहले तो सारा का सारा रिलीजन सैक्रिफिशियल रिलीजन था। तो ये नॉन वायलेंस भी है वो सोसाइटी की तरफ से डिमांड उठने लग गई थी कि भैया ये सैक्रिफाइसेस बहुत हो गए, ओके, एंड नॉन वायलेंस जो वो होना चाहिए। नॉन वायलेंस क्यों? बिकॉज अल्टीमेटली सोसाइटी एक सेटल्ड लाइफस्टाइल की तरफ मूव हो रही है, और ये सेटल्ड लाइफस्टाइल में अगर आपको एग्रीकल्चर एंड देयर आफ्टर ट्रेड अगर आपको फ्लरिश करना है तो आपको दोनों में नॉन सैक्रिफिशियल या फिर आपको यू कैन से दैट नॉन वायलेंट रिलीजन लगेंगे। तो नॉन वायलेंस जो है वो यूजुअली सोसाइटी में पीस लाएगा जिसके वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स एमर्ज होगा, एंड नॉन वायलेंस के वजह से जो कैटल जो है उनकी सैक्रिफाइसेस नहीं होंगी, एंड जब कैटल की सैक्रिफाइसेस नहीं होंगी तब कैटल को यूज़ किया जाएगा कहाँ पे? तो अब जो नए नए आयरन इक्विपमेंट आए हैं सोसाइटी में, स्पेसिफिकली आयरन प्लॉक्शर, मतलब लोहे का बना हुआ हल जो है, अगर आपको उसको चलाना है तो आपको बैल गाय इनकी लार्ज लेवल पे पॉपुलेशन लगेगी, तो वहाँ पे इनको इस्तेमाल किया जाएगा। तो दैट्स वाई फिर सैक्रिफाइसेस भाई अभी सोसाइटी में नहीं चाहिए, पीस चाहिए, एंड देयर आफ्टर कैटल पॉपुलेशन चाहिए। तो इकोनॉमिकल फैक्टर में ये 3 मेजर फैक्टर थे बिकॉज ऑफ विच ब्राह्मणिकल रिलीजन और वैदिक रिलीजन जो है वो जो है बेसिकली डाउन हो गया। एंड ऑन दी अदर हैंड ये वाले जो रिलीजन है दैट इज हेट्रोडॉक्स सेक्ट और श्रमणिक सेक्ट, कौन से? तो बुद्धिज्म एंड देयर आफ्टर जैनिज्म जो है वो सोसाइटी में इंक्रीज होने लग गए। तो दिस आर इकोनॉमिकल फैक्टर बिकॉज ऑफ विच न्यू रिलीजन जो वो सोसाइटी में आने लग गए। देयर आफ्टर फिर कुछ दूसरे फैक्टर भी थे, ओके तो कुछ सोशल फैक्टर थे। नाउ व्हाट वर द सोशल फैक्टर?
तो सोशल फैक्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम कि सर्टन न्यू सोशल क्लासेस जो है वो सोसाइटी में एमर्ज होना चालू हो गए थे। हु वर दिस सर्टन न्यू सोशल क्लासेस? तो दो क्लासेस इंपॉर्टेंट है, एक है गृहपति और दूसरा है सेठी। सेठी तो आज भी चलता है, दैट इज सेठ लोग। तो गृहपति इज बेसिकली रिच लैंड ओनर या फिर फार्मर। तो रिच लैंड ओनर या फिर रिच फार्मर भी बोला जाएगा इसको। एंड आपका जो सेठी जो है दैट इज बेसिकली रिच मर्चेंट। तो एक गृहपति एंड सेठी जो है वो 6th सेंचुरी BC के अराउंड सोसाइटी में एमर्ज होना चालू हो गए थे। एंड ये जो गृहपति एंड सेठी जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को बिलोंग करते थे, दैट इज वैश्यास एंड देयर आफ्टर शूद्रा। तो वैश्यास एंड शूद्रास के वर्ण से ये लोग आते थे। एंड देयर आफ्टर अभी हमने देखा था कि दिस वर्ण जो है उसमें वैश्यास एंड देयर आफ्टर शूद्रा इनको लोअर ऑर्डर दे के रखा था। तो जब सोशल फैक्टर की हम बात करेंगे तो ये जब नए सोशल क्लास आए उन्होंने रेडीली बुद्धिज़्म को पैट्रोनाइज करने का चालू कर दिया। तो फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग मल्टीपल सोर्सेज जहाँ पे जैनिज्म एज वेल एज बुद्धिज़्म दोनों को जो है इनिशियल लेवल पे रिच गृहपति एंड देयर आफ्टर सेठीज ने पैसे दिए हैं, पैट्रोनाइज किया है। तो ये जो हेट्रोडॉक्स सेक्ट को जो फ्लरिशमेंट के लिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगती थी बेसिकली या फिर जो पैसा लगता था वो देने का काम जो है ये नए जो सोशल ग्रुप सोसाइटी में आने लग गए थे उन्होंने कर दिया था। देयर आफ्टर सेकेंड थिंग वी कैन से दैट सिंपल आइडियाज। अब बुद्धिज़्म एंड देयर आफ्टर जैनिज्म ये दोनों के जो आइडियाज़ है वो काफ़ी सिंपल हैं। तो इनके रिलीजियस टेनेट जो अभी थोड़े टाइम में हम देखेंगे ही। तो बेसिकली सिंपल आइडिया एंड देयर आफ्टर फिर सैक्रिफिशियल सेरेमनी जो थी वैदिक रिलीजन की उसमें हमेशा दान धर्म या फिर दान दक्षिणा ओके इसके ऊपर हमेशा फोकस किया गया था। तो बेसिकली जब दान दक्षिणा होगा तब सोसाइटी में जो रिसोर्सेस रहेंगे ये रिसोर्सेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तब तो काफ़ी लिमिटेड रिसोर्सेस होंगे, आज तो आप कहीं से भी पैसा कमा सकते हो, बट उस टाइम पे रिसोर्स के जो एक्सेसिबिलिटी या फिर रिसोर्स के जो साधन थे वो काफ़ी कम थे, राइट। तो रिसोर्सेज जिसके पास है तो बेसिकली क्षत्रिय के पास भी होगा, देयर आफ्टर वैश्यास के पास भी होगा या फिर शूद्रा के पास भी होगा, बट अल्टीमेटली दान एंड दक्षिणा के थ्रू ये जाता था ब्राह्मणा के पास। एंड दैट इज हाउ ब्राह्मणास वर बिकमिंग मोर एंड मोर रिचर बिकॉज देयर दान एंड दक्षिणा जो थी वो काफ़ी लार्ज लेवल पे बढ़ चुकी थी। हमने कल वाले लेक्चर में देखा था दैट इज लेटर वैदिक एज में लघु यज्ञास भी थे एंड महायज्ञास भी थे। तो कुछ छोटे यज्ञास कुछ बड़े यज्ञास हर जगह पे इन्होंने यज्ञास जो है दैट इज बेसिकली सैक्रिफाइसेस प्रिस्क्राइब करके रखे थे। एंड दर आफ्टर फिर जितना भी पैसा एक बंदा कमाता था आधे से ज़्यादा पैसा तो इसका सैक्रिफाइसेस में ही चला जाता था। तो रिचुअल रिलीजन वॉज एक्सपेंसिव ऑल्सो। तो रिचुअल रिलीजन जो है वो एक्सपेंसिव था। जैन रिलीजन है एंड बुद्धिस्ट रिलीजन जो है उन्होंने ओके अल्टीमेटली एक सिंपल फिलॉसफी बता के रखी थी। एंड दर आफ्टर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन है जो सोसाइटी में जो नए ग्रुप आए दैट इज गृहपति एंड सेठी उन्होंने रेडीली पैट्रोनाइज करना चालू किया टू द हेट्रोडॉक्स सेक्ट दैट इज बेसिकली योर बुद्धिज्म एंड देयर आफ्टर जैनिज्म। देयर आफ्टर फिर कुछ और फैक्टर थे बेसिकली पॉलिटिकल फैक्टर। ना वर्ण सिस्टम में भले ही हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कल वाले लेक्चर में कि ब्राह्मण क्षत्रिय अलायंस जो है वो सोसाइटी में अब डोमिनेट करने लग गया था इन लेटर वैदिक पीरियड, बट ये डोमिनेंस में भी ब्राह्मणा का डोमिनेंस थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। दैट्स वाई हिस्टोरियन ये कंसिडर करते हैं कि देयर मस्ट हैव बीन क्षत्रिय का रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्राह्मणा। और ये हिस्टोरियंस कैसे प्रूव करते हैं फिर, बिकॉज यू कैन सी गौतम बुद्धा हिमसेल्फ एंड देयर आफ्टर वर्धमान महावीर हिमसेल्फ ये दोनों कौन थे तो क्षत्रिय थे। तो दिस वर द क्षत्रिय पीपल हु बिकेम प्रीस्टली क्लास एंड दे चैलेंज द ब्राह्मणिकल ऑर्डर। तो एज फार एज पॉलिटिकल रिलीजन इज रीजन इज कंसर्न ओके तो हम लोग इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि क्षत्रिय जो है ओके उन्होंने खुद ही ब्राह्मणास के अगेंस्ट जो है वो रिवॉल्ट कर दिया था। एंड इसमें एक हमारे पास एग्जाम्पल भी है दैट गौतम बुद्धा हिमसेल्फ एंड देयर आफ्टर वर्धमान महावीर हिमसेल्फ दोनों क्षत्रिय थे, राइट। गौतम बुद्धा को शक्य मुनि भी बोला जाता है बिकॉज ही बिलोंग टू द शक्या क्लैन ऑफ द कपिल वास्तु। एंड ऑन द अदर हैंड वर्धमान महावीर जो है ही बिलोंग टू द जंत्रिका क्लैन। तो जो जंत्रिका है इट वाज वन ऑफ द क्लैन ऑफ द वाज्जी किंगडम ओके। तो वाज्जी किंगडम का एक क्लैन था ये। जब मंडे वाला लेक्चर देखेंगे, कल तो ऑब्वियसली छुट्टी है, तो मंडे वाले लेक्चर में वी विल सी अबाउट महाजनपदास ऑल्सो। तो महाजनपदास में एक वाजी क्लैन है, इट इज़ बेसिकली द कॉन्फिडरेसी ऑफ 8 क्लैन एंड वन ऑफ द क्लैन इज बेसिकली जंत्रिका।
तो जंत्रिका का राजकुमार था वर्धमान महावीर, एंड देयर आफ्टर शक्यामुनि दैट इज बुद्धा, बुद्धा बिलोंग टू द शक्या क्लैन। तो दोनों प्रिंसेस थे, सो दैट्स व्हाई वी कैन क्लियरली सी शक्य क्षत्रिय लोग जो है उन्होंने ये नॉन ब्राह्मणिकल रिलीजन है उसको चालू ही नहीं किया, तो उसको पैट्रोनाइज करने का भी काम किया। तो चालू तो इन्होंने ही किया क्षत्रिय ने अल्टीमेटली, बट इन्होंने लार्ज स्केल पैट्रोनाइजर भी दिया। तो बोथ बुद्धिज्म एज वेल एज जैनिज्म इसको इनिशियल लेवल पे बहुत सारे आर्यवर्त के जो राजा है, किंग है, उन्होंने पैट्रोनाइजेशन दिया है। ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास मिले हैं। तो फॉर एग्जाम्पल द फाउंडर ऑफ मगध डायनेस्टी बिंबिसारा जो है, ही वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ बोथ गौतम बुद्धा एंड वर्धमान महावीर, एंड देयर आफ्टर अजात शत्रु दैट इज सन एंड सक्सेसर ऑफ बिंबिसारा, उसने तो पूरा का पूरा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है उसका खर्चा उठाया था, उसको पैट्रोनाइज किया था। सो वी कैन क्लियरली सी आर्यवर्त के जो किंग है उन्हीं ने ये पर्टिकुलर रिलीजन को नॉट ओनली पैट्रोनाइज किया, बट कहीं ना कहीं तो शुरू करने के लिए भी क्षत्रिय लोग जो है वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। एंड अल्टीमेटली एमर्जेंस ऑफ द मॉनिटरी इकोनॉमी, तो मॉनिटरी इकोनॉमी जब आती है आपकी, दैट इज इकोनॉमी में कॉइनेज का सिग्निफिकेंस जब बढ़ता है, तो मेजॉरिटी सेक्शन जो है दैट इज सेठी गहपति, बेसिकली जो वैश्यास एंड शूद्रास से बिलोंग करते हैं, तो उनकी विल जो है अल्टीमेटली राजा को भी माननी पड़ती है। तो अगर मेजॉरिटी ऑफ द प्रजा जो है अगर वो हेट्रोडॉक्स सेक्ट की तरफ झुक रही है, तो अल्टीमेटली यू कैन क्लियरली कंसिडर राजा का जो झुकाव है वो भी हेट्रोडॉक्स सेक्ट की तरफ जाएगा। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोगों को मिले भी है। ओके, इवन इफ यू कंसिडर द एंशियंट रोमन एम्पायर, तो एंशियंट रोमन एम्पायर जो है वो पहले क्रिश्चियन रिलीजन को लार्ज स्केल सैक्रिफाइस करता था, वो मतलब एनहाइलेट करने की कोशिश की। बट समवेयर अराउंड 300 AD अल्टीमेटली जब रोमन एम्पायर्स को पता चला कि भाई क्रिश्चियनिटी अब मेजॉरिटी रिलीजन बन चुका है, तो रोमन एम्पायर जो है दैट इज कॉन्स्टेंटिनोपल, उसने खुद को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया। एंड दैट इज हाउ देन अल्टीमेटली यू कैन सी कि रोमन एम्पायर या फिर रोमन एम्पायर है, इट बिकेम अ क्रिश्चियन एम्पायर। तो अंडर पब्लिक प्रेशर राजा जो अपना रिलीजन बदलता है, इट्स अ वर्ल्ड प्रैक्टिस, रिनोन प्रैक्टिस। तो वैसे ही यहाँ पे हुआ, बिकॉज लेटर ऑन वी कैन सी कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द महाजनपदा टुवर्ड्स द एंड, जब मौर्यन डायनेस्टी आई, तो मौर्यन डायनेस्टी के जो किंग थे उन्होंने खुद ही ब्राह्मणिकल रिलीजन छोड़ के ये हेट्रोडॉक्स सेक्ट अडॉप्ट करना चालू किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, ही हिमसेल्फ वाज जैन पर्सन, उसका जो सन है दैट इज बिंदुसारा, ही हिमसेल्फ वाज अजीविका पर्सन, एंड सन ऑफ बिंदुसारा दैट इज अशोका, अगेन अ बुद्धिस्ट पर्सन। तो मोनिटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी मस्ट हैव प्लेड अ पार्ट इन दिस पर्टिकुलर you can say that evolution of the religion, that is Shramanic religion और heterodox religion। तो ये बेसिक 3 फैक्टर है, कुछ सोशल, कुछ पॉलिटिकल, एंड thereafter कुछ you can say that economical, and ultimately combination of all this factor played a very vital role for the collapse of the Brahminical order and the emergence of the heterodox sect। जैसे जैसे हम लोग लेक्चर के आगे बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ब्राह्मणिकल रिलीजन जो वो 6th सेंचुरी ऑनवर्ड जो कोलैप्स होना चालू हुआ, इट टुक देम ऑलमोस्ट 1000 ईयर टू रिवाइव देमसेल्फ। ये ब्राह्मणिज्म फिर इंडिया में वापस से रिवाइव कब हुआ, तो ब्राह्मणिकल रिलीजन रिवाइव हुआ समवेयर अराउंड गुप्ता पीरियड, दैट इज 4th सेंचुरी AD, मतलब 6th सेंचुरी AD के अराउंड एक कोलैप्स होना चालू हुआ, एंड इट टुक देम ऑलमोस्ट 1000 ईयर। तो ये 1000 ईयर में ब्राह्मणिकल रिलीजन दैट इज वैदिक रिलीजन जो है उसने अपने अंदर का जितना भी बुराइयां था, दैट इज बेसिकली सैक्रिफिशियल रिलीजन जो है उसको ख़त्म करने की कोशिश की। तो विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि कैसे ये सैक्रिफिशियल रिलीजन अल्टीमेटली भक्ति रिलीजन में कन्वर्ट हुआ, एंड कैसे भक्ति रिलीजन जो है आज हिंदू रिलीजन का बेड रॉक है। तो वो जो इवोल्यूशन है वो थोड़ा सा बाद में हम लोग ट्राई करेंगे। ओके, तो यहाँ तक अगर कोई डाउट रहेगा देन आई विल गिव यू अ मिनट कि भाई रिलीजियस फैक्टर में सोशल, देयर आफ्टर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर जो है वो कौन से थे। ठीक है, सो टेक अ मिनट, अगर कोई भी डाउट रहेगा देन लेट मी नो, अदरवाइज आई विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज जैनिज्म। ठीक है, यस, हाँ, ओके, सो एनी डाउट? ओके, गणपति नहीं है भाई, वो गहपति है, उसको गणपति मत बोलो, गणपति इज आवर गॉड, राइट? बिलो गॉड गणपति इज अलग, देयर आफ्टर गहपति अलग है, देयर आफ्टर फिर शूद्रा किस में आते थे? शूद्रा इटसेल्फ वाज अ वर्ण, राइट? शूद्रा जो है वो 4th वर्ण है, पहला वर्ण ब्राह्मणा, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, एंड देयर आफ्टर शूद्र। ओके, ठीक है, चलो, सो आई नीड मोर डाउट गाइज, अगर कोई डाउट नहीं रहेगा देन आई विल मूव फॉरवर्ड। चलो, गुड। सो नाउ वी आर गोइंग टू द जैनिज्म।
ना यहाँ पे आपको जैनिज्म में जाने से पहले अगेन एक चीज़ समझनी है कि रिलीजन जब हम बात करेंगे तो ये रिलीजियस फिलॉसफी अल्टीमेटली होती क्यों है। ये मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में भी समझाया था, बट अगेन रिलीजन मतलब अल्टीमेटली आपके लाइफ का एग्जिस्टेंस क्यों है ये बताने की एक कोशिश होती है। तो रिलीजियस फिलॉसफी आप जब पढ़ते हो तो रिलीजियस फिलॉसफी का अल्टीमेट कनेक्शन होता है आपके लाइफ से। तो आपकी ज़िंदगी क्यों है, उसका मकसद क्या है, एंड जब आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तो आपका जो आत्मा है उसका क्या होगा। तो आपको ज़िंदगी कैसी जीनी चाहिए, इसके लिए कार्मिक फिलॉसफी होती है। कार्मिक फिलॉसफी मतलब आप डेली बेसिस पे क्या करोगे जिसको आप अच्छे कर्म मानोगे, एंड जब आपके अच्छे कर्म एक्यूमुलेट होंगे तो उसका आपके रीबर्थ मतलब आपके बॉडी के डेथ के बाद आपके आत्मा का अगले जन्म में क्या होगा, उससे क्या रिलेशन है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा एंड देयर आफ्टर फिर डॉक्ट्रिन ऑफ रीबर्थ, ये दोनों चीज़ों के ऊपर ही हमेशा रिलीजन है या फिर रिलीजियस फिलॉसफी है वो घूमती रहती है। तो अब तक हमने एक रिलीजन देखा, दैट इज़ ब्राह्मणिकल रिलीजन और वैदिक रिलीजन। तो वैदिक रिलीजन क्या प्रिस्क्राइब करता है कि भाई आपके ज़िंदगी का अल्टीमेट पर्पस जो है वो है अर्थली प्लेजर। अर्थली प्लेजर मतलब अगर आपको अर्थ पे अच्छे खासे प्लेजर चाहिए तो आप उसके लिए सैक्रिफाइसेस करो, और आपको सैक्रिफाइसेस डेली बेसिस भी करने चाहिए बिकॉज दैट इज़ योर कर्मा। तो कर्मा आपका अच्छा कब होगा, आप डेली बेसिस पे या फिर फ्रिक्वेंट सैक्रिफाइस करोगे, दान दक्षिणा करोगे तो आपको अर्थली प्लेजर मिलेगा। फिर आपका जो सोल है दैट इज़ आत्मा जो है वो तृप्त हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा, एंड देयर आफ्टर वंस योर सोल इज़ फुलफिल तो उसको रीबर्थ लेने की ज़रूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। तो दैट्स फिर योर डेथ, आफ्टर द डेथ ऑफ योर बॉडी आपका जो सोल है वो किसी और बॉडी में नहीं जाएगा, वो चला जाएगा ब्रह्मांड के पास मतलब ईश्वर के पास। तो वैसे ही अब ये वाली जो फिलॉसफी है इसमें आप देखोगे तो इन्होंने क्या बोला है, तो इन्होंने कुछ कुछ चीज़ें हमें दी है कि आपको डेली बेसिस पे क्या करना चाहिए, एंड वो चीज़ें करने के बाद जो आपका आत्मा जो है उसको मोक्ष कैसे मिलेगा। तो मोक्ष निर्वाणा ये अल्टीमेट एम होता है किसी भी रिलीजन का, और इसके आगे का भी जो भी डिस्कशन हमारा होगा वो उसी के ऊपर होगा। ओके, तो लेट्स गो वन बाय वन। सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट इज अ जैन रिलीजन। और जैन रिलीजन जो है उसके जो फाउंडर है ऋषभनाथ, ही इज़ क्वाइट ओल्ड पर्सन, मतलब बहुत पहले से ही ये इंडिया में थे। ऋषभनाथ का नाम हम लोगों को ऋग्वेदिक रिलीजन लिटरेचर में भी मिलता है। तो समवेयर अराउंड ऋग्वेदिक टाइम 1500 BC से लेके 1000 BC के अराउंड दिस रिलीजन मस्ट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। हाउएवर 600 BC में बाय द टाइम ऑफ महाजनपदा ये रिलीजन इंपॉर्टेंट बना बिकॉज ऑफ द 2 तीर्थंकारा। तीर्थंकारा मतलब जैन के जो धर्म गुरु होते हैं उनको आप तीर्थंकारा बोलोगे। ओके, तो सबसे पहले 23rd तीर्थंकारा जो है ओके पार्श्वनाथ, अगेन ही वाज आल्सो क्षत्रिय, तो ही वाज बेसिकली प्रिंस ऑफ बनारस। एंड देयर आफ्टर 24th तीर्थंकारा जो सबसे फेमस है, तो ये जो 24th तीर्थंकारा है दैट इज वर्धमान महावीर। तो पहले तीर्थंकारा इज द फाउंडर इटसेल्फ दैट इज ऋषभनाथ, एंड वर्धमान महावीर इज द 24th तीर्थंकारा। एंड इसको थोड़ा सा आपको याद भी रखना है बिकॉज जैनिज्म के फाउंडर वर्धमान महावीर नहीं है तो ऋषभनाथ है। वर्धमान महावीर इज कंसिडर्ड एज अ 24th और द लास्ट ग्रेट तीर्थंकारा और धर्मगुरु ऑफ द जैन रिलीजन। तो दिस इज समथिंग टू बिगिन विथ, एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। सो वन बाय वन देखेंगे ना। एज फार एज जैन रिलीजन इज कंसर्न, देन जैन रिलीजन की फिर फिलॉसफी क्या है। तो जैन रिलीजन में अगेन रिलीजन का अल्टीमेट पर्पस क्या है, मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या होता है, सैल्वेशन और निर्वाणा भी आप इसको बोल सकते हो इन इंग्लिश। तो मोक्ष मतलब आपकी जो आत्मा है उसको वापस से बर्थ नहीं लेना है, आपका आत्मा जो है उसको भगवान के पास ईश्वर के पास चला जाना है। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अ मोक्ष, मीन्स ससेशन फ्रॉम द रीबर्थ, दैट इज नो लॉन्गर रीबर्थ। ठीक है, तो वन बाय वन सबसे पहले जैन फिलॉसफी बताती है कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिकली त्रिरत्न या फिर रत्नत्रया जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज रत्नत्रया, तो रत्नत्रया का इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, दैट इज KFC, दैट इज राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड देयर आफ्टर राइट कंडक्ट। तो ये जो है दैट इज बेसिकली KFC, अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, मतलब आपको राइट फेथ रखना है। सो व्हाट इज राइट फेथ, जैन रिलीजन इज अ राइट फेथ। देयर आफ्टर आपको राइट नॉलेज भी रखना है। तो राइट नॉलेज इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज विदाउट राइट नॉलेज आपका जो माया या फिर मोह जाल जो है उससे कभी भी यकीन नहीं उठेगा।
आपको हमेशा लगता रहेगा कभी ज़िंदगी में मर्सिडीज़ इंपॉर्टेंट है, रोल्स रॉयस इंपॉर्टेंट है, जबकि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू लिव योर लाइफ। तो आपको राइट नॉलेज भी रखना है एंड आपका जो आचरण होगा, दैट इज चरित्र जो होगा, वो भी आपको प्योर रखना है। तो बेसिकली राइट कंडक्ट, आपको कोई भी गलत चीज़ बेसिकली नहीं करनी है। अगर आप ये 3 चीज़ें करते हो देन अगेन योर सोल है वो हमेशा फुलफिल रहेगा। उसका जो माया जाल है, दैट इज़ मोह माया है, उससे कोई भी कनेक्शन नहीं रहेगा। सो वंस योर बॉडी पेरिशेस, वंस यू डाई, तो आपका सोल जो है वो वापस से रीबर्थ नहीं लेगा। सोल का क्या होगा, इट विल गो, कहाँ पे जाएगा फिर आपका सोल, डायरेक्टली जाएगा ऊपर, ब्रह्मा दैट इज ईश्वर के पास। देर आफ्टर फिर जैनिज्म में जो मॉन्क होते हैं, तो मॉन्क के लिए एक स्पेशल अनुव्रतास दिए गए हैं। अनुव्रतास मतलब ये बेसिकली 5 प्रिंसिपल है जो जैन मॉन्क्स को हमेशा फॉलो करने हैं। तो कौन सी 5 प्रिंसिपल है, तो 5 प्रिंसिपल है बेसिकली अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचार्य। इसमें से जो पहले 4 है वो पार्श्वनाथ ने दिए हैं एंड 5वां दैट इज ब्रह्मचार्य वाला जो है वो वर्धमान महावीर ने दिया है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, पहले 4 जो है वो पार्श्वनाथ ने दिए हैं। एंड हु इज पार्श्वनाथ, देन 23rd तीर्थंकारा। लास्ट वन इज द एडिशन ऑफ वर्धमान महावीरा हु इज 24th तीर्थंकारा। सिंपल। एंड thereafter वर्धमान महावीर ने एक और फिलोसॉफी दी है जैनिज्म में, दैट इज थियरी ऑफ अनेकांतवदा एंड thereafter शाद्वदा। ना ये अनेकांतवदा एंड शाद्वदा एक ही फिलोसॉफी है और इसके 2 कॉम्पोनेंट है। थियरी ऑफ अनेकांतवदा मतलब अ ट्रूथ है, ओके, कोई भी एक चीज़ है, इट कैन बी परसीव्ड फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल मर्डर इज देयर, आपने भी मर्डर देखा, मैंने भी मर्डर देखा, बट दोनों का व्यू पॉइंट जो है रिलेटेड टू द मर्डर ये अलग हो सकता है। सो अ ट्रूथ कैन बी परसीव्ड फ्रॉम मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू, इसको आप बोलोगे अनेकांतवदा। एंड उसके बाद उन्होंने बोला है कि नो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू इज द ट्रूथ। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हर एक पॉइंट ऑफ व्यू है दैट इटसेल्फ इज राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं मोक्ष का, तो मोक्ष इज अ अल्टीमेट ट्रूथ। तो भाई ब्राह्मणिज्म बोल सकता है कि मोक्ष का जो तरीका है वो वैदिक सैक्रिफाइसेस है, वैसे बुद्धिज्म जो है वो बोल सकता है कि मोक्ष का तरीका अलग है, एंड वैसे ही जैनिज्म भी बोल सकता है कि मोक्ष का तरीका जो है वो अलग है। सो ट्रूथ ओवर हियर इज अ मोक्ष, एंड मोक्ष का जो तरीका है इट कैन बी परसीव्ड फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। एंड वही जैनिज्म आगे बता रहा है कि नो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू इज इटसेल्फ ट्रूथ, मतलब हर एक तरीका जो है वो सच हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि भाई सिर्फ हमारा मतलब जैनिज्म का ही तरीका है वो सही है, या फिर इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि बुद्धिज्म या फिर ब्राह्मणिज्म का जो तरीका है वही सही है। एंड दिस इज व्हाट यू कॉल एज अ थियरी ऑफ शाद्वदा, मतलब आपने एक ट्रूथ है उसको अलग अलग तरीके से देखा है, अलग अलग तरीके से समझा है, अंडर आफ्टर कोई भी जो तरीका है वो सच नहीं है। तो बाय द थियरी ऑफ अनेकांतवदा एंड थियरी ऑफ शाद्वदा, what Jain religion is exactly trying to do over here is that it basically trying to establish peaceful coexistence। मतलब सोसाइटी में कोई भी रिलीजन रहे, हम लोगों को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुद्धिज्म भी रह सकता है, आजीविका भी रह सकता है, ब्राह्मणिज्म भी रह सकता है, बट उसके साथ साथ हमारा भी रिलीजन है। और उन्होंने अपने रिलीजन के लोगों को ये बता के रखा है कि भाई अगर दूसरे रिलीजन वालों के लिए मोक्ष का तरीका अलग है तो उनसे जाके झगड़िएगा मत, पीसफुल को एग्जिस्टेंस पे यकीन रखिएगा। एंड दैट इज व्हाट बेसिकली सम्स अप इन योर डॉक्ट्रीन ऑफ अनेकांतवदा एंड थियरी ऑफ शाद्वदा। एक लाइन में इसको इंग्लिश में ऐसे ही याद रखना है, दैट ट्रूथ जो है इट कैन बी परसीव्ड फ्रॉम मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू एंड नो सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू इज इटसेल्फ अ ट्रूथ। ओके, तो दिस इज समथिंग यू कैन से दैट कि जो पीसफुल नेचर ऑफ रिलीजन जो है वो अब इंडिया में आने लग गया था, जैनिज्म ने ये इंडिया में लाया था। एंड दिस पीसफुल को एग्जिस्टेंस और अहिंसा जो है ये अल्टीमेटली सोसाइटी में आपको बुद्धिज्म में भी मिलेगा, एंड लेटर ऑन यही फिलॉसफी जो है वो आपको हिंदू रिलीजन में भी मिलेगी। हिंदू रिलीजन में अनेकांतवदा एंड शाद्वदा जो है उसके जगह हमारे पास है वसुधैव कुटुंबकम, राइट। तो वसुधैव कुटुंबकम मतलब हर एक रिलीजन जो है अल्टीमेटली हमारे रिलीजन में उसका स्वागत है, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड रिलीजियस डिस्कशन में हम किसी से ना झगड़ेंगे, ना कोई दूसरे लोगों का धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। दिस पर्टिकुलर इंडियन कल्चर जो है इट इज़ इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू वेस्टर्न फिलोसॉफीज एंड वेस्टर्न रिलीजन। तो फॉर एग्जाम्पल इस्लामिक रिलीजन एंड देयर आफ्टर इवन क्रिश्चियन रिलीजन जो है उसमें
ये धर्म बताया गया है उन रिलीजन का कि उनको वो रिलीजन जो फैलाना है, दे हैव टू किल द पीगन और दे हैव टू कन्वर्ट द पीगन इनटू देयर ओन रिलीजन। तो पीगन मतलब नॉन क्रिश्चियन, नॉन इस्लामिक फॉलोवर, और उनको आपको क्रिश्चियनिटी या फिर इस्लामिज्म में लाना है। तो क्रिश्चियन एंड इस्लामिक रिलीजन जो है उनमें ये काफ़ी एक बुरा पास्ट रहा है ऑफ द फोर्सिबल कन्वर्जन का। बट एज फार एज इंडिया में आपको फोर्सिबल कन्वर्जन नहीं दिखेंगे बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट की एक ट्रुथ है, मोक्ष है, और मोक्ष का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो हर एक धर्म को अपना राइट है कि वो अपना मोक्ष का तरीका बताए, हम भी हमारा बताएंगे, एंड नोबडी कैन गिव द गारंटी कि अल्टीमेटली ये करने से आपको मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा, राइट। सो ट्रुथ कैन बी परसीव फ्रॉम द मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू एंड नो सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू इज राइट। ये कंबाइंड है हमेशा अनिकांतवदा एंड देयर आफ्टर फिर आपका शाद्वदा में। सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द जैन फिलोसॉफी। फिर वर्धमान महावीर का खुद का भी कुछ कहना था, उसके ऊपर भी आपको थोड़ी सी आइडिया पता होनी चाहिए। इट वॉज एंटी वैदिक रिलीजन, तो वेदास को इन्होंने तो ऑब्वियसली रिजेक्ट करना ही था सिंस इट इज एन एंटी वैदिक रिलीजन। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एज फार एज वर्ण सिस्टम इज कंसर्न, देन वर्धमान महावीर ने कभी भी वर्ण सिस्टम जो उसको क्रिटिसाइज नहीं किया, एंड इन रिटर्न आप ये भी बोल सकते हो कि वर्धमान महावीर ऑलवेज सपोर्टेड द वर्ण सिस्टम। वहाँ महावीर का ये कहना था कि आपके कर्म के अकॉर्डिंग, अगर आपने राइट KFC फॉलो नहीं किया तो आपके कर्म के अकॉर्डिंग आपको अगले जन्म में लोअर वर्ण मिलेगा। तो वर्ण सिस्टम इज समथिंग ओके जिसको महावीर ने कभी भी क्रिटिसाइज नहीं किया, एंड दिस इज वन ऑफ द बिग रीजन वाई जैनिज्म जो है वो इंडिया में इतना नहीं चल पाया एज कंपेयर टू द बुद्धिज्म। देयरआफ्टर फिर नेक्स्ट वन कर्मा जो है ही बिलीव्ड इन डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल। कर्मा मैंने अभी बताया कि अगर आपके कर्मा अच्छे नहीं होंगे तो आपको अगले जन्म में क्या मिलेगा, लोअर वर्ण मिलेगा। और आपका कर्म मतलब क्या, तो राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन, ये आपको डेली बेसिस पे करना है। तो अगर आपका ये कर्म अच्छा नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली आप बुरे कर्म करोगे, एंड अगर बुरे कर्म रहेंगे तो अगले जन्म में आपको क्या मिलेगा, तो लोअर वर्ण मिलेगा। तो हियर यू कैन क्लियरली सी ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल भी है। ट्रांसमाइग्रेशन मतलब आत्मा जो है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रही है, तो जिसको आप बोलोगे ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। तो मतलब जैसे ही आप है, आपकी बॉडी है और बॉडी के अंदर एक आत्मा है, ये हम लोग मानते हैं रिलीजन में। तो जैसे ही आप मरोगे तो आपके आत्मा का क्या होगा, एक तो वो भगवान के पास जाएगी, तो इन दैट केस आपको मोक्ष मिलेगा। तो अगर आपके कर्म अच्छे रहेंगे तो आपको मोक्ष मिलेगा, अगर कर्म अच्छे नहीं है तो आपकी आत्मा जो है वो क्या करेगी, दूसरे बॉडी में जाएगी, एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल। तो ये ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, इसके ऊपर जैनिज्म यकीन रखता था, मतलब जैन सोल कंसेप्ट पे भी यकीन रखते थे, जैन जो है वो वर्ण सिस्टम में भी यकीन रखते थे। एंड वन मोर एस्पेक्ट ओवर हियर, ओके व्हाट इज दैट वन मोर एस्पेक्ट, वन मोर एस्पेक्ट इज रिलेटेड टू द एक्सट्रीम पिनेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सट्रीम पिनेंस, देन एक्सट्रीम पिनेंस मतलब कड़क तपश्चर्या आप बोल सकते हो। तो जैनिज्म जो है उसमें हमेशा एक्सट्रीमिटीज़ के ऊपर फोकस रखा गया है। तो आपको अहिंसावादी रहना है तो अहिंसावादी में भी एक्सट्रीम अहिंसावादी रहना है। उसका मतलब क्या हुआ कि आपको कोई भी जो जीव है उसको हानि नहीं पहुंचानी है। तो एक्सट्रीम पिनेंस और एक्सट्रीमिटीज़ जो है वो जैन रिलीजन में हमेशा ही रहा है, एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रिलीजन की जो फार्मिंग कम्युनिटी है उसमें बुद्धिज़्म ज़्यादा फैला एंड जैनिज्म नहीं फैला, बिकॉज फार्मिंग एंटेल्स किलिंग वीड, thereafter killing insect etc etc। तो एक्सट्रीम पिनेंस के ऊपर जैनिज्म में हमेशा ही भरोसा था, मतलब आपको जो करना है वो एक्सट्रीम वर्जन में करना है, कड़ी तपश्चर्या करनी है इन ऑर्डर टू गेट द मोक्ष। एंड दैट्स व्हाई अल्टीमेटली यू कैन क्लियरली सी ये फार्मर कम्युनिटी में ज़्यादा नहीं फैला, ये किस में अल्टीमेटली फैला, तो ये ट्रेडिंग कम्युनिटी में ज़्यादा फैला, बिकॉज ट्रेडिंग कम्युनिटी इज समथिंग दैट वाज मोर कैपेबल ऑफ नॉन वायलेंस। ट्रेडिंग कम्युनिटी को तो नॉन वायलेंस हमेशा अच्छा लगता है, जितना ज़्यादा नॉन वायलेंस उतना स्टेबल इकोनॉमी एंड उतना ज़्यादा फिर प्रॉफिट। तो दैट्स वाई जैन रिलीजन जो वो ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ में प्रिसाइजली सेठीज़ में ज़्यादा फैला, जबकि गहपति में बुद्धिस्ट रिलीजन जो है इन 6th सेंचुरी BC ज़्यादा फैला। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द फिलोसॉफी ऑफ द महावीरा। तो महावीरा की फिलॉसफी आई होप इट इज़ क्लियर। तो महावीरा की फिलॉसफी के बाद ये एग्जैक्टली जैन रिलीजन जो है उसका एग्जैक्टली फिर आगे क्या हुआ, तो जैन रिलीजन का आगे क्या हुआ उसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे। इट इज़ नॉट देयर इन NCERT, बट अभी
चालू किया तो इसको पूरा ख़त्म करके ही छोड़ेंगे, सो दैट आपका थोड़ा सा नॉलेज इसमें बढ़ा रहा है। तो देयर आफ्टर ये जो जैन रिलीजन जो है, आफ्टर वर्धमान महावीर, इन्होंने महावीर के जो सारे के सारे मैसेजेस है वो प्रकृत लैंग्वेज में कंपाइल करना चालू किए, एंड दैट इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट। इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, जैन लिटरेचर हमेशा प्रकृत में है और बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है वो आपको हमेशा पाली में मिलेगा। नाउ पाली एंड प्रकृत जो है उस टाइम पे लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल थी। तो संस्कृत लैंग्वेज जो है वो अभी भी सोसाइटी में इतनी नहीं चली। मैंने आपको मेरे पहले वाले लेक्चर में भी बताया था कि इट इज़ जस्ट लाइक एन एलाइट लैंग्वेज। एक फॉरेन सिविलाइजेशन है, आर्यन सिविलाइजेशन, वो इंडिया में आया और वो इंडिया में आने के बाद उन्होंने इंडिया में संस्कृत लैंग्वेज डेवलप की। बट ओवरऑल टोटल ऑर्डिनरी लोगों की जो लैंग्वेज है इंडिया में वो हमेशा से ही पाली एंड प्रकृत रही है। तो पाली एंड प्रकृत वॉज द लैंग्वेज ऑफ द मासेस, एंड इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गुप्ता, हम लोगों को यही पता है, तो गुप्ताज ने जो हमारे लिए प्लेज लिख के छोड़े हैं, मतलब जो मालविकाग्निमित्र होगा, देयर आफ्टर रघुवंशा होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो प्ले में भी हम लोगों को ये कॉमन पैटर्न मिला है गुप्ताज के कि जो एलाइड सेक्शन है वो संस्कृत में बात कर रहा है एंड जबकि लोअर सेक्शन जो है वो प्रकृत में बात कर रहा है। तो इट इज़ ऑलवेज कंसिडर कि इंडिया में संस्कृत से पहले से ही प्रकृत चलते आ रही है एंड प्रकृत वॉज द लैंग्वेज ऑफ द मासेस। अगर आप ब्राह्मणिकल रिलीजन की बात करोगे तो वो सारा का सारा संस्कृत में बात करते थे, जो लोगों को समझ में ही नहीं आता। आज के ज़माने में भी तो यही प्रॉब्लम है कि ब्राह्मण अगर घर पे आके कोई मंत्र वंत्र पढ़ता है तो वो संस्कृत में पढ़ता है, आपको समझ में आता है, मुझे तो नहीं आता, आपको भी नहीं आता होगा, राइट? बिकॉज संस्कृत इज़ नॉट द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द एलाइट। उस ज़माने में भी वही था। तो संस्कृत सिंस इट वॉज द लैंग्वेज ऑफ द एलाइट वी कैन से दैट, तो कॉमन लोगों की भाषा पिक करने का काम जो है वो बुद्धिस्ट एंड जैन लोगों ने किया, ताकि कॉमन लोगों तक उनके मैसेजेस जो आराम से इजीली फैल जाए। एंड दैट्स वन ऑफ द एस्पेक्ट ओवर हियर यू कैन क्लियरली सी दैट इज अ रिलीजियस लिटरेचर। तो जैन लोगों का जो रिलीजियस लिटरेचर है वो प्रकृत में बना है एंड पाली लिटरेचर इज बेसिकली बुद्धिस्ट लोगों का। एंड ऑन द अदर हैंड हमारा सांस्कृतिक रिलीजन है, दैट इज ब्राह्मणिकल रिलीजन, वो संस्कृत में बना और संस्कृत लोगों को पढ़ने ही नहीं आती। दिस इज अ सैड रियलिटी इवन टिल टुडे, राइट? मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन को संस्कृत नहीं आती, हमारी लैंग्वेज जो है आज टोटली डिफरेंट है। तो वैसा ही कुछ उस जमाने में भी था। तो बेसिकली इन्होंने फिर लोकल लैंग्वेज जो है ओके वो पैट्रोनाइज करना चालू कर दिया, प्रकृत। एंड देयर आफ्टर फिर इनको कुछ रॉयल पैट्रोनाइजेशन भी मिला। मैंने अभी आपको कुछ नाम भी बताए थे, दैट इज बिंबिसारा, अजातशत्रु, चंद्रगुप्ता, देयर आफ्टर इवन ओके चांद प्रद्योत महासेन ऑफ अवंती, देयर आफ्टर फिर गंगा डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। तो ऐसे जो डिफरेंट डिफरेंट किंग्स जो है इन्होंने भी जैनिज्म को पैट्रोनाइज किया, जिसके वजह से जैनिज्म फैला। एंड वन मोर एस्पेक्ट ऑफ जैनिज्म एज फार एज इट स्प्रेड इज कंसर्न, तो ये वाला जो सागा जो ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, ओके तो चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी समवेयर अराउंड 323 से लेके 297 BC तक। बट चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे हम लोगों को एविडेंस मिले हैं दैट ही कमिटेड अ ब्लंडर इन फाइटिंग विद सेल्यूकस निकेटार। सेल्यूकस निकेटार को भले ही इसने हरा दिया बट वो एक ब्लंडर था। वाई ब्लंडर था? बिकॉज द वॉरफेयर ऑफ सेल्यूकस निकेटार जो है इट वॉज समवेयर अराउंड 305 से लेके 302 BC के अराउंड, मतलब टूवर्ड्स द एंड ऑफ हिज रीन। तो ये जो वॉरफेयर जब खेला तो आपको पता, आप जस्ट सोचिए वॉरफेयर हुआ कहाँ पे, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के एरिया में हुआ। चंद्रगुप्ता की कैपिटल पाटलिपुत्र। तो अपना पूरा का पूरा सामग्री या फिर रिसोर्सेस पाटलिपुत्र में लेके जाने के लिए कितना एक्सपेंडिचर उस टाइम पे हुआ होगा। अल्टीमेटली चंद्रगुप्त मौर्य गेन्ड द टेरिटरी बट ही लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल बिकॉज फ्रॉम 302 BC ऑनवर्ड, यहाँ के बाद पूरे के पूरे जो मगध डायनेस्टी या फिर मगध एम्पायर है उसमें एक लार्ज स्केल फेमाइन आ गया। अब ये जो फेमाइन जब आना चालू हो गया तो ऑब्वियसली इसको हैंडल करने की कैपेबिलिटी उस टाइम पे मौर्यंस में नहीं थी। एंड दैट्स वाई फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने अल्टीमेटली दिमाग लगाया दैट ही अडॉप्टेड जैन रिलीजन, बिकॉज यू नो दैट जैन जो है उसमें एक्सट्रीम पिनेंस का एक फॉर्मूला है। तो अगर किंग ही जैन रिलीजन अडॉप्ट कर रहा है तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है सोसाइटी का वो ऑटोमेटिकली जैनिज्म अडॉप्ट कर लेगा। तो जैनिज्म में एक्सट्रीम पिनेंस है, तो ये एक्सट्रीम पिनेंस है कहीं ना कहीं पे तो जो एम्पायर के ऊपर रिसोर्स का प्रेशर आ रहा है उसको कम कर देगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जब उन्होंने अडॉप्ट कर लिया जैनिज्म उसके बाद भी ये फेमाइन ज़्यादा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। सो अल्टीमेटली ही डिसाइडेड कि जो एटलीस्ट पाटलिपुत्र जो है
उसके ऊपर का पॉपुलेशन प्रेशर है वो कम करते हैं. सो ही अडॉप्टेड जैनिज्म, एंड जैनिज्म अडॉप्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया, ही वेंट फ्रॉम पाटलिपुत्र टू द साउथ, दैट इज श्रावणबेलगोला. तो साउथ में कर्नाटका में ही वेंट टू द श्रावणबेलगोला. और इसके पीछे का वन ऑफ द रीज़न जो है वो हिस्टोरियन यही मानते हैं कि जो पाटलिपुत्र के ऊपर जो रिसोर्स का जो प्रेशर है उसको कम करना है. तो अगर राजा खुद उठ के श्रावणबेलगोला जा रहा है तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो भी, एटलीस्ट द फॉलोवर जो है वो भी उसके साथ साउथ में चले जाएंगे. पाटलिपुत्र पे रिसोर्स प्रेशर कम होगा तो एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ द हेल्प कैन बी गिवन टू द सराउंडिंग एरिया, एंड फिर ये फेमाइन लाइक सिचुएशन है इसको टैकल करने में मदद मिलेगी. तो अब राजा खुद जैनिज्म अडॉप्ट करके साउथ में जा रहा है तो बड़े बड़े जो जैन मॉन्क है उनमें भी होड़ मची कि भाई राजा के साथ कौन जाएगा. अल्टीमेटली इट वाज डिसाइडेड कि राजा को साउथ में अकम्पनाई करने के लिए एक बंदा जाएगा जिसका नाम है भद्रबाहु. तो भद्रबाहु जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चला गया साउथ में. तो भद्रबाहु साउथ में चले गए. चंद्रगुप्त मौर्य अल्टीमेटली श्रावणबेलगोला में ही कमिटेड द एक्सट्रीम सेरेमनी ऑफ द जैनिज्म जो आज भी चलती है, पर्युषण. तो पर्युषण का ही एक एक्सट्रीम वर्जन है जिसको आप सालेखना भी बोलोगे. तो ही कमिटेड सालेखना. पर्युषण होगा या फिर सालेखना होगा. इट इज़ बाय एंड लार्ज फास्ट अनटू डेथ. मतलब आपको क्या करोगे, भूखा रखोगे. कब तक भूखा रखोगे, जब तक आप मर नहीं जाते. तो ये पर्युषण या फिर सालेखना सेरेमनी है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने परफॉर्म की, एंड ही डाइड एट श्रावणबेलगोला. अब ये श्रावणबेलगोला में मर गए चंद्रगुप्त मौर्य, तो भद्रबाहु भी इनके साथ आए थे. अब वो श्रावणबेलगोला में बैठ के क्या करेंगे, सो दैट्स व्हाई ही वेंट बैक. भद्रबाहु फिर वापस से श्रावणबेलगोला से उठ के गए पाटलिपुत्र में, एंड पाटलिपुत्र में ही सॉ कि स्थूलबाहु पाटलिपुत्र में जो बचे हुए जैन मॉन्क है उनका लीडर था. और इसको नाम ऐसे ही याद रखना है, स्थूल का मतलब क्या, जो एक जगह से दूसरे जगह हिलता नहीं है, तो इसलिए उसका नाम स्थूलबाहु. तो ये पाटलिपुत्र में ही रहा. एंड दूसरा कौन है, तो भद्रबाहु जो है वो बेसिकली साउथ में गया था. तो जब वापिस आया तो उसने देखा कि भाई स्थूलबाहु ने तो यहाँ पे गड़बड़ कर दी. स्थूलबाहु ने जो जैन फॉलोवर है उनको वाइट कपड़े पहनने की परमिशन दे दी. तो भद्रबाहु गॉट अपसेट कि भाई ये ऐसे कैसे चलेगा. जैन ने तो बोला था वर्धमान महावीर जी ने कि भाई आपको कपड़े तक नहीं पहनने हैं, तो आप कपड़े कैसे पहन सकते हो. तो स्थूलबाहु ने आंसर दे दिया बैक कि भाई देखो फेमाइन चल रहा है सोसाइटी में लार्ज स्केल, तो हर कोई नंगा घूम रहा है, और अगर हर कोई नंगा घूम रहा है देन इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट फॉर अस टू सैग्रीगेट Jain monk from the ordinary people, and that's why I have allowed my follower to wear white cloth. तो एटलीस्ट हमें पता तो चले कि भाई एटलीस्ट मतलब ऑर्डिनरी जनता कौन है एंड जैन मॉन्क कौन है. एंड अल्टीमेटली यही झगड़े में यू कैन सी दैट इन 297 BC फर्स्ट जैन काउंसिल जो वो कन्वीन हुई. तो बड़े बड़े जैन मॉन्क को बुलाया गया कि भाई करना क्या है वो देखेंगे. तो ये जो फर्स्ट जैन काउंसिल है ऑब्वियसली वो कैपिटल पाटलिपुत्र में ही हुई, एंड पाटलिपुत्र में इसका जो चेयरपर्सन था वो स्थूलबाहु था. एंड अल्टीमेटली ये वाला जो पर्टिकुलर ये है ओके दैट इज़ योर पूरी की पूरी काउंसिल है उसको पैट्रोनाइजेशन तब के किंग ने किया था, दैट इज सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसारा. एंड इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिवीजन हुआ जैनिज्म का वो हमें देखने को मिलता है. व्हाट इज दैट पर्टिकुलर डिवीजन, तो श्वेतांबर एंड दिगंबर. एज द नेम सजेस्ट श्वेत आंबर, श्वेत मतलब सफ़ेद, अंबर मतलब कपड़ा. तो श्वेतांबर मतलब सफ़ेद कपड़ा. तो सफ़ेद कपड़ा पहनने वाले मॉन्क जो है ओके दे आर द फॉलोवर ऑफ द स्थूलबाहु. तो स्थूलबाहु के फॉलोवर जो है वो बन गए श्वेतांबर. एंड ऑन दी अदर हैंड दिगंबर. दिग मतलब आसमान, अंबर मतलब कपड़ा. तो आसमान ही कपड़ा है, हम लोगों को और कोई कपड़ा पहनने की ज़रूरत नहीं है. सो वी विल रोम अराउंड नेकेड. तो जो नेकेड रहे वो बन गए दिगंबर. तो दिगंबर किसके फॉलोवर है, भद्रबाहु के. तो दिस पर्टिकुलर डिवीजन जो है जो जैनिज्म में हुआ इट इज़ कंसिडर्ड एज अ फैटल ब्लो टू द जैन रिलीजन. पहले ही एक्सट्रीम सिवियर वर्जन का रिलीजन है, एक्सट्रीम पिनेंस इसमें होता है. आप लोगों को जाके बोलो कि भाई आपको कपड़े नहीं पहनने, आपको नंगा ही घूमना है, तो लोग इसको पहले ही नहीं मानते. एंड उसमें अब जो ऑर्डर एस्टेब्लिश है उसमें भी डिवीजन हो गया. तो वो डिवीजन के बाद जैनिज्म जो है वो वापस से इंडिया में कभी ऐसा ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाया. हाउएवर जो ट्रेडिंग कम्युनिटी ने जो इनको पैट्रोनाइज करना चालू किया था, ट्रेडर्स में ये रिलीजन अभी भी पॉपुलर है. और तब से ओके ये ट्रेडिंग कम्युनिटी में पॉपुलरिज्म जो है वो चलता रहा. टूवर्ड्स द टाइम ऑफ द गुप्ता पीरियड वी कैन क्लियरली सी, जब जाएंगे तब बात भी करेंगे, जो आउटस्कर्ट ऑफ द एम्पायर है तो वहीं पे आपके ये हेटेरोडॉक्स सेक्ट जो है उनको फेंक दिया गया था. बिकॉज गुप्ता पीरियड वाज अ काइंड ऑफ द रिवाइवल ऑफ द वैदिक रिलीजन.
और हिंदू रिलीजन। अब गुप्ता मतलब अगेन मगध, और मगध का जो कोर एरिया है वो है उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो उत्तर प्रदेश एंड बिहार में जब ब्राह्मणिकल रिलीजन कंसोलिडेट हो रहा था तो आउटस्कर्ट में आपको मिलेंगे फिर कौन से रिलीजन, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी दैट फिर बुद्धिज्म जो है वो महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश वाले एरिया में फ्लरिश हुआ। सो फॉर एग्जांपल अजंता केव, देर आफ्टर कान्हेरी केव, देर आफ्टर इवन यू कैन कंसिडर भाजा केव ऑफ महाराष्ट्र, और यू कैन इवन कंसिडर बाग केव ऑफ मध्य प्रदेश। आउटस्कर्ट वाले एरिया है मगध एम्पायर के बाजू में। एंड सिमिलरली अगर आप थोड़ा सा नॉर्थन में जाओगे दैट इज गुजरात एंड देर आफ्टर फिर आपका राजस्थान, यहाँ पे आपका जो जैनिज्म है वो कन्फाइन हुआ। तो दैट इज समथिंग जब हम गुप्ता में जाएंगे तब बात करेंगे, बट दिस इज द ब्रीफ एवोल्यूशन कि मौर्यंस के टाइम पे डिवीजन हुआ एंड देर आफ्टर ये रिलीजन जो है वो डिक्लाइनिंग पाथ में ही चला गया। एंड बाय द टाइम ऑफ द गुप्ता सिर्फ जैनिज्म ही नहीं तो बुद्धिज्म भी जो है वो जो कोर एरिया है उसके बाहर ढकेले गए, एंड दैट पर्टिकुलर एरिया बिकम द सेंटर ऑफ द हेटेरोडॉक्स सेक्ट। तो वो सब बाद में देखेंगे, अभी के लिए आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। तो स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, ओके, and thereafter story associated with Bhadrabahu, Sthulabahu, and thereafter what is this exactly Shwetambar and Digambar. thereafter next फिर contribution भी देखेंगे जैनिज्म का, मेन से रिलेटेड ऐसे कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले इनका मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो लैंग्वेज में है। तो डिफरेंट जो लैंग्वेजेस है, अपब्रह्म, सार्ध, मगधी, मगधी, शुरासेनी, महाराष्ट्री एक्सेट्रा, ये लैंग्वेज जो है ये प्रकृत से आए हुए लैंग्वेजेस है। ओके, तो प्रकृत एंड thereafter फिर संस्कृत, ये जो दोनों लैंग्वेज है उसमें प्रकृत इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट वन, एंड उसमें फिर ये जो लैंग्वेजेस है ये डेवलप्ड होना चालू हो गई। देर आफ्टर एज फार एज आर्किटेक्चर इज कंसर्न, देन जैन जो है उनका कुछ रॉक कट आर्किटेक्चर फेमस है, फॉर एग्जाम्पल उदयगिरी एंड खंडागिरी केव। तो ये जो रॉक कट आर्किटेक्चर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब रॉक कट आर्किटेक्चर का एग्जैक्ट मतलब क्या ये बाद में देखेंगे, अभी के लिए इतना ही याद रखना है कि अगर कोई पत्थर में आप खोद के एक गुफा बना रहे हो या फिर टेम्पल बना रहे हो उसको आप बोलोगे रॉक कट आर्किटेक्चर। सो एनी आर्किटेक्चर जो आपने पत्थर को खोद के या फिर पत्थर को तराश के बनाया है उसको आप कंसिडर करोगे कि रॉक कट आर्किटेक्चर। तो जैन का भी कुछ रॉक कट आर्किटेक्चर है। तो ये जो रॉक कट आर्किटेक्चर है वो कौन सा है, तो खंडागिरी, उदयगिरी केव ऑफ दी ओडिशा जो खारावेला किंग ने बनाया है। खारावेला किंग वॉज द किंग ऑफ कलिंग समवेयर अराउंड 2nd century BC, दैट इज पोस्ट मौर्यन पीरियड। फिर एज फार एज कल्चर इज कंसर्न, देन इनका एक लॉन्ग लास्टिंग लेगेसी है इंडिया के कल्चर के लिए। श्रावण बेलगुला जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य अल्टीमेटली डाइड, वहाँ पे स्टैचू ऑफ बाहुबली बना है। तो ये बाहुबली कौन है, तो गोमतेश्वरा है, एंड गोमतेश्वरा इज बेसिकली द सन ऑफ फर्स्ट तीर्थंकारा। फर्स्ट तीर्थंकारा का नाम हमने अभी देखा था, दैट इज ऋषभनाथ। तो फर्स्ट तीर्थंकारा जो ऋषभनाथ है उनके सन है ये गोमतेश्वरा, और उसका जो स्टैचू है वो हम लोगों को मिलता है श्रावण बेलगोला में। काफ़ी बड़ा स्टैचू है, ऑलमोस्ट 57 फीट हाई का है, और ये बना कब था, तो चामुंडा राया ने बनाया था, हु वॉज द गंगा मिनिस्टर। गंगा वॉज द लोकल डायनेस्टी एट दैट टाइम इन 982 AD। तो स्कल्पचर्स में भी इनका कुछ ना कुछ तो कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोगों को इंडिया में दिखता है। देर आफ्टर टेम्पल बिल्डिंग, इनके जो माउंट अबू के टेम्पल्स है वो अभी भी फेमस है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो 11, 12, 13 सेंचुरी के अराउंड ये माउंट अबू के टेम्पल इन्होंने बनाए हैं। देर आफ्टर फिर नेक्स्ट वन इज पेंटिंग। तो एज फार एज पेंटिंग इज कंसर्न, तो इनकी पेंटिंग बुद्धिस्ट पेंटिंग की इतने बड़ी नहीं है, बट गुजरात स्टाइल एंड देर आफ्टर फिर राजस्थान स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है उनको पैट्रोनाइज करने का काम ही जैन रिलीजन ने किया है। तो उसमें भी इनका कुछ ना कुछ तो कॉन्ट्रीब्यूशन हमको दिखता है। एंड देर आफ्टर अल्टीमेटली ग्रोथ ऑफ ट्रेडिंग कम्युनिटी, ये इनका सबसे बड़ा, ये यू कैन कंसिडर यू एज अ लेगेसी आप कंसिडर कर सकते हो। आज भी अगर आप इंडिया में कंसिडर करोगे देन जैन कम्युनिटी इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कम्युनिटी ऑफ द इंडिया, एंड इन दैट कैपेसिटी उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्रीज इकोनॉमी इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, राइट। तो दिस इज समथिंग दैट जैन रिलीजन हैज़ गिवन फॉर द इंडिया। तो जैन रिलीजन का एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, दैट इज समथिंग दैट यू कैन कंसिडर। फिर इतना बड़ा रिलीजन है तो इसके डिक्लाइन के रीजन भी आपको पता होने चाहिए। तो डिक्लाइन का सबसे बड़ा रीजन है कि 2nd century BC के बाद इस पर्टिकुलर रिलीजन को एज सच कोई लार्ज स्केल पैट्रोनाइजर नहीं मिला। अगर आप बुद्धिज्म की बात करोगे तो बुद्धिज्म को फ्रिक्वेंट पीरियड पे लार्ज पैट्रोनाइजर मिले हैं। तो 2nd century एंड 3rd century BC में अशोका था, 1st century AD में कनिष्क था, एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड दैट इज 6th and 7th century AD के अराउंड हर्षवर्धन था। तो इंडिया के बड़े बड़े किंग ने 2nd century BC के बाद जो है बुद्धिज्म को पैट्रोनाइजेशन दिया है, दैट्स वाई बुद्धिज्म थोड़ा ज़्यादा फ्लरिश हुआ।
ऑन दी अदर हैंड जैना के हम लोगों को एज सच कोई लार्ज स्केल पैट्रोनाइजर नहीं मिले हैं आफ्टर द यू कैन कंसिडर चंद्रगुप्त मौर्य। देयर आफ्टर लैक ऑफ एफर्ट कैसे, बिकॉज अगर आपको आपका धर्म फैलाना है तो आपके पास एक मोनेस्टिक ऑर्डर भी होना ज़रूरी है। ये जो मोनेस्टिक ऑर्डर है वो बुद्धा ने बहुत इफेक्टिवली बना के रखा था। तो बुद्धिस्ट संघ के बारे में देखेंगे थोड़े टाइम में। तो गौतम बुद्धा का जो रिलीजियस ऑर्डर है दैट इज बुद्धास बेसिकली संघ, वो संघ ज़्यादा इफेक्टिव था एज कंपेयर टू जैन रिलीजन। जैन रिलीजन में जो मोनेस्टिक लाइफस्टाइल है इसके ऊपर ज़्यादा कुछ ना लिखा गया है ना ज़्यादा कुछ बताया गया है। देयर आफ्टर सिवेरिटी ऑफ द जैनिज्म, अब आपके पास एक रिलीजन है बुद्धिज़्म का जो मध्यम मार्ग बताता है, तो आप ले फॉलोवर और एज अ उपासक रह सकते हो या फिर आप मॉन्क ऑर्डर ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज टोटली योर चॉइस। एंड आप क्या हो मिडल पाथ जो है वो फॉलो कर सकते हो। जैन रिलीजन में मॉन्क बनना ओके ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया गया था उस टाइम पे। तो अगर आपको जैन रिलीजन फॉलो करना है तो आपको सिर्फ त्रिरत्न जो है वही दैट इज़ राइट फेथ नॉलेज एंड कंडक्ट वही फॉलो नहीं करने हैं, तो आपको मॉन्क ऑर्डर में आके आपको अनुव्रता भी फॉलो करना है, दैट इज सत्य अस्तेय अपरिग्रह एंड दराफ्टर ब्रह्मचार्य। तो ये जो अनुव्रता है उसको भी आपको फॉलो करना है। तो दैट्स व्हाई वी कैन क्लियरली सी अगर ऐसे दो रिलीजन एक दूसरे के अगेंस्ट है, एक रिलीजन इज सिवियर और एक रिलीजन जो है वो बिट लीनियंट है, तो लोग किसके पास जाएंगे, लीनियंट रिलीजन जो है उसके पास जाएंगे। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपन कि बुद्धिज़्म के अगेंस्ट ये वाला जो रिलीजन था उसके जो प्रैक्टिसेस थे वो काफ़ी सीवियर थे, तो लोगों ने थोड़ा सा बुद्धिज़्म को फेवर किया। एंड देयर आफ्टर फिर फैक्शनलिज्म इन जैनिज्म, ये भी देखा हमने दो जो सेक्ट पड़े इनके, दैट इज श्वेतांबर एंड देयर आफ्टर दिगंबर। एंड देयर आफ्टर लास्ट वन ओके दैट इज स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म। तो जो सबसे बड़ा फॉर्मिडेबल एनिमी जैनिज्म का कोई था तो वो बुद्धिज़्म था, इट वाज नेवर ब्राह्मणिज्म। तो बुद्धिज़्म जो है उसके जो रूल्स थे वो काफ़ी अपीलिंग थे और उसका जो मोनेस्टिक ऑर्डर था वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से गौतम बुद्धा ने डिज़ाइन करके रखा था। एंड दिस आर समथिंग दैट कंसिडर्ड एज अ रीज़न ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द जैनिज्म। सो आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर। जैनिज्म में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बट इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट नाउ देन जस्ट कीप ऑन टाइपिंग इट, आई विल गिव यू अ मिनट ओके, आई विल टेक अ ब्रेक ऑफ अ मिनट। कोई भी अगर डाउट रहेगा देन यू कैन आस्क मी नाउ, जस्ट टाइप इट, सिर्फ डाउट टाइप करोगे ओके। यस जस्ट कीप ऑन टाइपिंग योर डाउट ओके, आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक ऑफ अ मिनट। अगर आपको भी थोड़ा पानी वानी पीना है तो तब तक पी लीजिएगा। विल मूव टू द बुद्धिज़्म नाउ। तो बुद्धिज़्म देखेंगे अभी ओके चलो ओके। सो वन बाय वन वी विल सी दैट, ठीक है। सो व्हाट इज ओके, सो ठीक है सालेखना, ठीक है। सो टोटल यस 2 जैन काउंसिल है सोमिक, उसके ऊपर फैक्चुअल डाटा मैंने आपको इसमें दिया था अभी। पीपीटी का एक्सेस तो है ही आपके पास राइट, यू हैव गॉट द पीपीटी ऑन माय ग्रुप, तो वहाँ से आप देख लेना। तो एक जो है वो 297 बीसी, सेकेंड वाला जो है वो 512 ईडी के अराउंड हुआ था देवा रिधिगनी के चेयरपर्सनशिप में, समवेयर अराउंड मॉडर्न डे वल्लभी। मैंने नाम इसीलिए नहीं दिया बिकॉज वल्लभी जो है वहाँ पे एग्जैक्टली हुआ था कि नहीं वो हमको नहीं पता, बट वी नो कि भाई वो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है 512 एडी में कंडक्ट हुआ था, बट वल्लभी में हुआ था कि नहीं वो थोड़ा सा डिस्प्यूटेबल है ओके। आकाश सिर्फ महाराष्ट्र में कास्ट नहीं है, कास्ट इज़ अ वेरी इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द हिंदू रिलीजन। तो कास्टिज्म के ऊपर बाद में जाएंगे तब देखेंगे, बट अभी आप ही सोचिए राइट, इंडिया एज अ एंटिटी तब थी नहीं। तो इंडिया मतलब बेसिकली एट दैट टाइम मगध, तो मगध वॉज अ वेरी सुप्रीम सिविलाइजेशन। मगध में एक ब्राह्मणिकल ऑर्डर चलता था जिसमें 4 फोल्ड वर्ण थे। अब मगध ने क्या किया, पूरे इंडिया के ऊपर अपना अधिराज बनाया, मतलब पूरे इंडिया को अपने अंडर लाके कैप्चर करना चालू कर दिया। तो मगध में बैठे हुए जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर के लोग थे दैट इज बेसिकली ब्राह्मणा, क्षत्रिय, देयर आफ्टर वैश्य एंड देयर आफ्टर शूद्र। तो अब ये वाला जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर है ये मगध के बाहर फैलाने का इन्होंने काम किया। तो मतलब बाहर की सोसाइटी अब ब्राह्मणिकल रिलीजन में आ गई।
बट प्रॉब्लम वही था कि बाहर की सोसाइटी अगर ब्राह्मणिकल रिलीजन में आ रही है तो वो सोसाइटी को ये जो लोग हैं मगध के वो इक्वल कंसिडर करेंगे क्या? नहीं करेंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटिश वाज अ सुपीरियर सिविलाइजेशन जिन्होंने इंडिया के ऊपर राज किया, तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया की बहुत सारी चीज़ें सिखाई। सो अल्टीमेटली ये जो मैं कोट पहन के खड़ा हूँ ये भी ब्रिटिशर्स ने ही दिया हम लोगों को, राइट। तो सूट बूट हम लोगों को ब्रिटिशर्स ने दिया, बट ब्रिटिशर्स हम लोगों को उनके इक्वल कभी मानते थे क्या? नहीं मानते थे, राइट। तो वही चीज़ हुई जब मगध ने पूरा इंडिया कैप्चर करना चालू किया तो उन्होंने ब्राह्मणिकल रिलीजन पूरे इंडिया में फैलाया, नॉन मगध सोसाइटी को उन्होंने ब्राह्मणिकल रिलीजन में लाया। बट प्रॉब्लम वही हुआ कि अगर बाहरी सोसाइटी को आप ब्राह्मणिकल फोल्ड में लेके आ रहे हो तो उनको आप वर्ण तो असाइन कर दोगे, बट से फॉर एग्जाम्पल प्रतिष्ठान दैट इज पैठन महाराष्ट्र में ही प्लेस है विच इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ एंशियंट टाइम। अब वहाँ की सोसाइटी जब ब्राह्मणिकल ऑर्डर में आएगी तो पाटलिपुत्र में बैठा हुआ क्षत्रिय हो या फिर ब्राह्मण हो, वो पैठन में बैठे हुए क्षत्रिय ब्राह्मण को इक्वल मानेगा क्या? नहीं मानेगा। सो दैट्स वाई मगध रिलीजन में या फिर मगध में ऐसी कुछ चीज़ें इन्वेंट की गई जहाँ पे द सुपीरियोरिटी ऑफ द मगधन पीपल विल रिमेन, और ये फिर सुपीरियोरिटी मेंटेन करने का एक तरीका था जाति सिस्टम दैट इज कास्ट सिस्टम। तो बाहर की सोसाइटी जैसे ही ब्राह्मणिकल ऑर्डर में आती थी तो उनको एक वर्ण असाइन किया जाता था, बट वर्ण के साथ साथ एक कास्ट भी असाइन की जाती थी, और वो कास्ट जो है वो लो रखी जाती थी एज कंपेयर टू द पीपल हु आर ऑलरेडी देयर इन द ब्राह्मणिकल ऑर्डर। तो ये जो जाति सिस्टम है वो आचार्य चाणक्य के बाद हम लोग बात करेंगे वंस वी गो टू द बेसिकली मौर्यन पीरियड ऑनवर्ड। तो आज के टाइम पे यू कैन क्लियरली सी वर्ण किसी को पता नहीं होता उसका वर्ण क्या है, कास्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट एक ज़माने में वर्ण इंपॉर्टेंट है, अब विथ इन वर्ण बहुत सारे लोग आ गए, राइट। तो वर्ण बिकेम इनसिग्निफिकेंट एंड वर्ण के अंदर जो कास्ट सिस्टम दैट इज जाति सिस्टम जो एमर्ज हुआ दैट बिकम सिग्निफिकेंट। तो वो इवोल्यूशन बाद में, नॉट राइट नाउ, ओके गाइज। हाँ देखो वो श्वेतांबर एंड दिगंबर के जो सब ग्रुप्स जो है वो मैं पोस्ट गुप्ता के बाद बात करूंगा, ठीक है उसकी, अभी के लिए नहीं, अभी के लिए इतना ही। तो जब पोस्ट गुप्ता का रिलीजन देखेंगे तब देखेंगे हम उसको, ठीक है। हाँ यस ठीक है। महासंघी का बुद्धिज्म में, तो बुद्धिज्म तो अभी चालू करेंगे हम लोग, राइट। तो बुद्धिज्म पहले चालू तो होने दो दोस्तों, ओके। आई होप इट इज क्लियर। ओके चलो, सो आई होप इट इज क्लियर। सो और कोई डाउट नहीं है। देखो सेक्ट का मतलब होता है, इसको मुझे हिंदी वर्ड तो नहीं पता सपना, बट सेक्ट मतलब कैसे समझाऊं मैं आपको। अगर किसी को सेक्ट का हिंदी वर्ड पता है तो यार वो टाइप कर लेना एक बार, ठीक है। ठीक है। ओके हाँ ओके किसी को अगर पता है हिंदी वर्ड तो एक बार इसको डाउट क्लियरिफाई कर दो यार, क्योंकि मुझे सेक्ट का हिंदी वर्ड नहीं पता, ठीक है। तो सेक्ट इज़ बेसिकली कैसे समझाऊं, तो जहाँ पे अभी से फॉर एग्जांपल यही वाला एग्जांपल ले लेना, जैनिज्म जो है, ओके, जैनिज्म में जो श्वेतांबर एंड दिगंबर है ये दो सेक्ट बन गए, मतलब सब ग्रुप बन गए विथ इन जैनिज्म के। वैसे हिंदू रिलीजन में भी दो सेक्ट हमको मिलते हैं, दैट इज वैष्णविज्म एक है एंड देयर आफ्टर शैविज्म है। तो ये सेक्ट है विथ इन रिलीजन, मतलब ओवरऑल तो एक ही धर्म को मानते हैं ये लोग, बट धर्म की जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है वो हर एक सेक्ट की अलग अलग होती है। तो यहाँ पे श्वेतांबर एंड दिगंबर की प्रैक्टिसेस हमने देखी। वैसे हिंदू रिलीजन में जो वैष्णवाइट लोग हैं वो विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, शैवाइट जो लोग हैं वो शिव भगवान की जो है वो पूजा करेंगे। तो दिस इज समथिंग दैट इज सेक्ट, ओके। सो आई होप इट इज क्लियर। पंथ, यस एब्सोल्युटली, सांप्रदाय या फिर पंथ भी आप बोलोगे, थैंक यू गाइज, ठीक है। चलो विल स्टार्ट विद द बुद्धिज्म देन। ना एज फार एज बुद्धिज्म इज कंसर्न, ओके, ये जैनिज्म से थोड़ा सा ज़्यादा फ्लरिशिंग रिलीजन है इंडिया में, तो अब इसके ऊपर वापस से देखेंगे। तो एज फार एज बुद्धिज्म इज कंसर्न, वो बुद्धा की जो इनिशियल स्टोरी है उसके ऊपर मैंने कभी भी कोई सवाल ना यूपीएससी में देखा है ना कभी एसएससी वाले एग्जाम में देखा है। तो इतनी बड़ी स्टोरी जो रामायण है कि बुद्धा जो है पहले बढ़िया लाइफस्टाइल में जी रहा था, फिर एक दिन घर से निकला तो उसने कुछ 3 या 4 चीज़ें देखी, फिर उस एस्केटिक बना, फिर पहले 2 गुरु थे, उसके बाद में 5 गुरु हुए, फिर सबको छोड़ के एक्सट्रीम तपश्चर्या की। नो, नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द यूपीएससी। तो वो कथा जो है, वो स्टोरी जो है उसको मज़े के लिए कभी सुन लेना, नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी। सर्टन फैक्चुअल डाटा है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो वो अभी हम लोगों को देखना है, तो वो वाला डाटा भी देखेंगे, ओके ठीक है। सो वो वाला जो डाटा है अभी हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन, सबसे पहले जो फाउंडर है वो गौतम बुद्धा हिमसेल्फ दैट इज देयर। तो ये भी एक डिफरेंस यू कैन साइट एज अ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में।
जैनिज्म का फाउंडर जो है वर्धमान महावीर नहीं है, जैनिज्म के जो फाउंडर है वो कौन है, ऋषभनाथ। जबकि बुद्धा के जो फाउंडर है दैट इज सिद्धार्थ, दैट इज गौतम बुद्धा हिमसेल्फ। तो गौतम बुद्धा बेसिकली फॉर्म्ड इट, मैंने अभी आपको बताया था दैट ही वाज बेसिकली द प्रिंस ऑफ द शक्या क्लैन। तो शक्या क्लैन में वो प्रिंस थे। एट द एज ऑफ 29 he decided to become an ascetic and at the age of somewhere around 32 या 35 somewhere around that, ओके तो उनको क्या मिला, एनलाइटनमेंट मिला। और एनलाइटनमेंट कहाँ में मिला, तो बोध गया में मिला, विच इज़ इन मॉडर्न डे बिहार। एंड देयर आफ्टर फिर उन्होंने जो अपना पहला ये जो दिया, दैट इज़ पहला जो प्रीचिंग है, पहला जो सेरेमॉन है या फिर पहला प्रवचन आप बोलोगे, वो उन्होंने दिया था सारनाथ में। और उनके जो प्रवचन है उसको एक वर्ड भी दिया जाता है, दैट इज़ धर्म चक्र प्रवर्तना। तो ये जो धर्म चक्र है वो आज आपके फ्लैग पे भी है, इंडिया के नेशनल फ्लैग पे जो अशोक चक्र है, वो अशोक चक्र क्या सिग्निफाई करता है, इट इज़ व्हील ऑफ लॉ। एंड धर्म चक्र परिवर्तना मीन्स ना ब्राह्मणिकल ऑर्डर जो है वो कोलैप्स हो रहा है एंड न्यू लॉ दैट इज़ न्यू रिलीजन जब सोसाइटी में आ रहा है। तो दैट्स वाई गौतम बुद्धा का जो फर्स्ट सेरेमॉन जो है उसको धम्म चक्र परिवर्तना या फिर धर्म चक्र परिवर्तना भी बोला जाता है। तो दिस इज समथिंग ओके जो बाद में अल्टीमेटली फिर अशोक चक्र में आपको दिखेगा। सो अल्टीमेटली ही डाइड इन 483 BC। सो थ्रू आउट हिज लाइफ he basically spread the entire Buddhist religion. He died at the age of 80 and he died in Kushinagar. So he died somewhere around Kushinagar. Kushinagar is basically in the Malla Republic. इसके बारे में एक और फैक्चुअल डाटा भी है। तो जो मल्ला जो है ये वन ऑफ द 16 महाजनपदास हुआ करता था, ओके एंड इसके दो कैपिटल थे। एक तो ये कुशीनगर है, ओके जो अभी यहाँ पे नाम भी है कुशीनारा या फिर कुशीनगर, एंड दूसरा जो है वो है पावापुरी। इसको पावा भी बोला जाता है बट पावापुरी। ये दोनों प्लेसेस काफ़ी सिग्निफिकेंट है बिकॉज कुशीनगर में गौतम बुद्धा डाइड, वेरस पावापुरी में वर्धमान महावीर। ओके सो महावीर बेसिकली वर्धमान महावीर जो है ही डाइड इन पावापुरी। फैक्चुअल डाटा है, ऐसे जो क्वेश्चन है वो आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में आ सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। तो अगेन तो अब बुद्धिस्ट रिलीजन है, तो बुद्धिस्ट रिलीजन में अगेन क्या है अल्टीमेट एम, निर्वाणा। निर्वाणा मतलब मोक्ष। तो आपका मोक्ष जो है वो होना ज़रूरी है। तो आपका मोक्ष कैसे होगा, तो उसके लिए गौतम बुद्धा ने अपनी फिलॉसफी अगेन दे के रखी है दैट देयर इज़ 4 ग्रेट ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड। दैट सबसे पहला वाला जो ट्रूथ है, वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सॉरो। तो दुख जो है वो आपके पूरे के पूरे दुनिया में आपको दिखेगा। ओके द कॉज ऑफ सॉरो इज़ डिज़ायर। तो आप में जब तक डिज़ायर्स है तब तक आपका ये दुख जो है वो ख़त्म नहीं होगा। देयर आफ्टर सॉरो कैन बी किल्ड बाय किलिंग द डिज़ायर। तो अगर आपको दुख खत्म करना है तो आपको आपके डिज़ायर ख़त्म करने पड़ेंगे, और डिज़ायर ख़त्म करने के लिए आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, तो अष्टक मार्ग फॉलो करना पड़ेगा। तो अष्टक मार्ग आप अगर फॉलो करोगे तो आपका डिज़ायर ख़त्म हो जाएगा, मतलब आपकी जो आत्मा है उसका जो वर्ल्डली प्लेजर है उससे यकीन निकल जाएगा। एंड अगर आपके आत्मा का वर्ल्डली प्लेजर से यकीन निकल जाएगा तो आपका आत्मा रिबर्थ लेगा क्या, नहीं लेगा। वो कहाँ पे जाएगा, ब्रह्मांड के पास जाएगा, मतलब उसको मोक्ष मिलेगा। तो 4 ग्रेट ट्रूथ पहले, ओके दैट वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, द कॉज ऑफ सॉरो इज डिज़ायर। ओके अगर आपको सॉरो मारना है तो आपको डिज़ायर मारना पड़ेगा, और आपको डिज़ायर मारना है तो आपको अष्टक मार्ग मतलब बेसिकली 8 फोल्ड पाथ जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो दिस इज बेसिकली अष्टक मार्ग। इसके ऊपर भी कभी कोई क्वेश्चन नहीं है तो खाली पीली का रट्टा मत मारते बैठना, याद रह रहा है तो ठीक है, वरना तो ऐसे ओवरऑल ग्लांस भी आपने डाल लिया, तो बस अच्छे से आपको रहना है, वही इसका सार है। एंड देयर आफ्टर जब आप ये जो डिज़ायर एंड करोगे तो डिज़ायर एंड करने के बाद जो आपका रीबर्थ है वो भी सीज हो जाएगा। तो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द फिलॉसफी ऑफ द बुद्धिज्म। तो हमने अभी यहाँ पे इन नर्शल वापस मैं आपको बताऊंगा और इसको ऐसे ही याद रखना है। वैदिक रिलीजन में मोक्ष आपको कैसे मिलेगा, कर्म से। कर्म का मतलब क्या हुआ, तो आपको डेली बेसिस पे सैक्रिफाइस करने हैं एंड आफ्टर आपको ब्राह्मणा को दान दक्षिणा देनी है। तो अगर आपने ये किया तो आपको क्या मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। अगर आपको जैन रिलीजन फॉलो करना है तो जैन रिलीजन में आपको मोक्ष कैसे मिलेगा, तो आपको त्रिरत्न फॉलो करना है ऑन अ डेली बेसिस पे। अगेन डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा इधर भी है, तो त्रिरत्न जब आप फॉलो करोगे दैट इज राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। तो राइट KFC जब आप फॉलो करोगे तब आपको क्या मिलेगा, वर्ल्डली प्लेजर से मुक्ति मिलेगी। तो आपके आत्मा का जो बॉन्ड है वर्ल्डली प्लेजर से वो खत्म हो जाएगा एंड फिर आपका आत्मा जो है वो रीबर्थ नहीं लेगा, उसको मोक्ष मिलेगा। एंड सिमिलरली जो तीसरा रिलीजन अभी हमने देखा है दैट इज बेसिकली बुद्धिज्म।
तो बुद्धिज्म में आपको मोक्ष अगर पाना है तो बुद्धिज्म में अल्टीमेटली आपको मोक्ष कैसे मिलेगा? तो बुद्धिज्म में मोक्ष आपको मिलेगा अगर आप अष्टक मार्ग, दैट इज अष्टांग मार्ग जो है, 8 फोल्ड पाथ जो, उसको अगर आप फॉलो करोगे तो अष्टांग मार्ग फॉलो करोगे तो आपके डिजायर खत्म हो जाएंगे। डिजायर मतलब इच्छाएं खत्म हो जाएगी। और अगर आपके आत्मा को कोई इच्छा ही नहीं है, तो अगर आपके आत्मा को इच्छा नहीं रहेगी तो आपका आत्मा रिबर्थ लेगा क्या? नहीं लेगा। जैसे ही आपकी बॉडी पेरिश हो जाएगी, आपका आत्मा जो है वो ब्रह्मा के पास, ब्रह्मांड के पास चला जाएगा। मतलब आपको क्या मिलेगा? तो मोक्ष मिलेगा। तो ये जो रिलीजियस फिलोसॉफी है वो अल्टीमेटली दे टॉक अबाउट मोक्ष ओनली। मोक्ष इज द अल्टीमेट रियलिटी। गॉट इट? तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द 6th सेंचुरी BC के 3 इंपॉर्टेंट रिलीजन एंड 3 इंपॉर्टेंट रिलीजन की इनकी जो फिलॉसफी है वो। तो दिस इज समथिंग अगेन मोक्ष प्राप्त के तरीके और द फिलॉसफी दैट वी कैन टॉक अबाउट। देयर आफ्टर फिर यहाँ पे भी कंसेप्ट ऑफ कर्मा जो है यू कैन क्लियरली सी। ओके, तो कंसेप्ट ऑफ द कर्मा मतलब आपको अष्टांग मार्ग फॉलो करने हैं। तो अष्टांग मार्ग अगर आप फॉलो करोगे तो आपको क्या मिलेगा? अल्टीमेटली मोक्ष मिलेगा। तो एक कंसेप्ट ऑफ कर्मा आपको ब्राह्मणिकल रिलीजन में भी मिलेगा, जैन रिलीजन में भी मिलेगा एंड बुद्धिस्ट रिलीजन में भी मिलेगा। तो वही मैंने आपको बताया कि ब्राह्मणिकल रिलीजन में कर्मा का मतलब होता है रिचुअल एक्शन एंड बुद्धिस्ट रिलीजन में कर्मा का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली आपका अष्टांग मार्ग। ओके, देयर आफ्टर एम्फोसिस ऑन अहिंसा। अहिंसा के ऊपर एम्फोसिस इन्होंने भी दिया है। तो गौतम बुद्धा हिमसेल्फ उन्होंने ब्राह्मणिकल ऑर्डर को मतलब वैदिक लिटरेचर को भी क्रिटिसाइज किया एंड देयर आफ्टर वर्ण सिस्टम को भी क्रिटिसाइज किया एंड देयर आफ्टर ब्राह्मणिकल सैक्रिफाइसेस को अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो तो आप सोसाइटी में क्या चाहते हो? तो अहिंसा चाहते हो। और इसका मैंने आपको सिग्निफिकेंस बताया भी था कि जो रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है दैट इज सेठीज एंड गृहपति, अब वो खुद अहिंसा चाहते थे सोसाइटी में। तो ये रिलीजियस ऑर्डर जो है, तो ये बुद्धिज्म, इसके पहले वाला जैनिज्म, दोनों ने क्या दिया? अहिंसा दी। एंड दैट्स वाई फिर जब उपनिषद लिखे जा रहे थे ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो उपनिषद ने भी जो अहिंसा है उसको प्रोपोगेट करना चालू कर दिया। देयर आफ्टर फिर आइडिया ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि अगर आप इन सब चीज़ों की बात कर रहे हो, दैट इज सोल है, सोल का रीबर्थ नहीं होना चाहिए, तो आप ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल की बातें भी जो है वो कर रहे हो। तो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल की बातें अगर आप कर रहे हो तो उसका मतलब आप में सोल तो होनी चाहिए। हाउएवर गौतम बुद्धा का ये कहना था कि देयर इज नथिंग सच एज आत्मन। तो गौतम बुद्धा का कहना था कि देयर इज अ यूनिवर्सल फोर्स। अब ये यूनिवर्सल फोर्स क्या है, ये गौतम बुद्धा ने कभी इलैबोरेटली एक्सप्लेन नहीं किया, और अगर किया होगा तो हमारे पास उसके कोई एविडेंसेस नहीं मिले हैं। तो इनका कहना है कि देयर इज अ यूनिवर्सल फोर्स जो सारी की सारी ये जो चीज़ें हैं वो मैनेज करता है। तो ये यूनिवर्सल फोर्स क्या है? तो प्रकृति है। तो आत्मा नहीं है, ये प्रकृति है जो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मैनेज कर रहा है। तो गौतम बुद्धा सोल के ऊपर तो कभी कुछ बात नहीं किए या फिर सोल का कंसेप्ट नहीं माने, बट अल्टीमेटली ही एंडेड अप गिविंग अ फिलॉसफी जिसमें सोल जो है वो हमें क्लियरली दिखती है। तो ये थोड़ा सा अटपटा वाला चीज़ है एज फार एज गौतम बुद्ध एंड इस फिलॉसफी इज कंसर्न कि एग्जैक्टली सोल अगर नहीं होगी तो आप रीबर्थ वगैरह की बातें फिर कैसे करोगे। बट स्टिल एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न हम लोगों को कुछ रिलीजियस डिस्कशन करना नहीं है। जस्ट इसमें इतना ही याद रखना कि दे बिलीव्ड इन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल बट दे रिजेक्ट द आइडिया ऑफ द सोल। ठीक है, तो इतना ही याद रखना, बिकॉज सोल के जगह ये इसको प्रकृति बोला करते थे। देयर आफ्टर फिर एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड। तो एज फार एज एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड के एविडेंसेस जो है, तो बुद्धा को आप एग्नोस्टिक भी कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज बुद्धा ने कभी भी कंसेप्ट ऑफ गॉड के ऊपर यकीन नहीं रखा। तो बुद्धा नेवर टॉक्ड अबाउट गॉड एज सच एंड दिस इज सेम, और यू कैन टॉक अबाउट जैनिज्म ऑल्सो। तो एज फार एज वर्धमान महावीर इज कंसर्न, देन वर्धमान महावीर ने 5-6 जगह पे मतलब कम से कम वी कैन फाइंड दैट ही हैव टॉक्ड अबाउट गॉड। तो जैन रिलीजन जो वो गॉड पे यकीन रखता है, बट गॉड जो है वो वर्धमान महावीर एंड बाकी सारे तीर्थंकारा के नीचे रखा जाता है भगवान को। एंड उनका जो भगवान है वो निरंकार है, विदाउट एनी फॉर्म है। जैसे हमारे जो भगवान होते हैं उसमें हम लोगों ने नाम दे के रखे, शिव भगवान, पार्वती माता, देयर आफ्टर फिर गंगा माता, तो इनके कुछ ना कुछ तो फॉर्म है, राइट। बट जैनिज्म में कंसेप्ट ऑफ गॉड इज देयर, ईश्वर इज देयर, बट ईश्वर का ना कोई नाम है एंड देयर आफ्टर ईश्वर की कोई मूर्ति भी नहीं है। तो इट इज कॉल्ड एज अ निरंकार और बेसिकली फॉर्मलेस गॉड। एंड इनके जो गॉड होते हैं जैनिज्म के, वो वर्धमान महावीर एंड उसके पहले के जो तीर्थंकारा है उनके नीचे रखा जाता है उनके भगवानों को। ओके, बट हियर गौतम बुद्धा ने एज सच गॉड के कंसेप्ट के बारे में कुछ भी बात नहीं की है।
एंड दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन, बिकॉज अब थोड़े टाइम में आगे जाएंगे तब देखेंगे कि इसी के वजह से ओके अल्टीमेटली बुद्धिज़्म में एक बड़ा डिवीजन हुआ एंड एक डिवीजन ने फिर भगवान की पूजा करना जो है वो चालू कर दिया। ओके तो वो डिवीजन अब देखेंगे थोड़े टाइम में। देयर आफ्टर रिजेक्शन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द वेदा, एंटी वैदिक रिलीजन था। कंडेमनेशन ऑफ द ब्राह्मणिज्म, तो ब्राह्मणिकल सैक्रिफाइसेस वगैरह जो होती है उसको भी क्रिटिसाइज किया था गौतम बुद्धा ने। एंड अल्टीमेटली गौतम बुद्धा ने हमेशा से ये कहा है कि मध्यम मार्ग जो है उसके ऊपर यकीन रखिए। नो एक्सट्रीम प्लेजर, नो एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी, मतलब एकदम ज़्यादा आपको गरीब भी नहीं बनना है, आपको एकदम ज़्यादा अमीर भी नहीं बनना है, आपको मध्यम मार्ग से चलना है। एंड मध्यम मार्ग में आपको हमारे जो अष्टांग मार्ग जो है उसको फॉलो करना है। तो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द रिलीजियस फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म। सो आई होप इट इज क्लियर। अगर इसमें अगर कोई भी डाउट रहेगा तो जस्ट कीप ऑन टाइपिंग इट। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज बेसिकली बुद्धिस्ट संघ। नाउ बुद्धा जो है ओके उसमें तीन चीज़ें जो है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। एक गौतम बुद्धा हिमसेल्फ, देयर आफ्टर बुद्धा का धम्म। ओके धम्मा मतलब टीचिंग ऑफ गौतम बुद्धा। तो बुद्धा हिमसेल्फ ही इज द सुप्रीम फिगर, उनके जो टीचिंग है उसको आप धम्म बोलोगे। और ये धम्म को प्रोपोगेट करने के लिए इन्होंने बनाया था संघ। इनके जो प्रेयर्स है उसमें भी आपको ये बार बार ऐसे दिखेगा, दैट इज बुद्धम शरणम गच्छामि, धामम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, राइट। तो ये जो तीन इसेंशियल कंपोनेंट है बुद्धिज्म के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बुद्धा हिमसेल्फ इज अ सेंट्रल फिगर। फिर उसके जो संदेश है, उसके जो मैसेजेस है, दैट बिकम द मोरल लॉ और दैट बिकम द सुप्रीम लॉ ऑफ द बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म के मैसेजेस तो अभी हमने देख लिए, टेनेट्स देख लिए। अब ये टेनेट्स जो है दैट इज प्रिंसिपल जो है वो अभी हम लोगों को लोगों में फैलाने हैं। तो लोगों में कैसे फैलाएंगे? बाय हैविंग द ऑर्डर ऑफ मॉन्क एंड नन्स। तो ऑर्डर ऑफ मॉन्क एंड नन जो है ये सबसे पहले हम लोगों को इसी रिलीजन में दिखता है, दैट बुद्धिज्म वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ द संघ। एंड यही संघ का अल्टीमेटली कॉपी आपको दिखेगा हिंदू रिलीजन में भी, दैट इज मठ हमारे पास है। अब हमारे पास भी साधु है, अलग अलग अखाड़े हैं, अलग अलग मठ है हमारे पास। तो ये जो रिलीजियस ऑर्डर है ऑफ मॉन्क एंड नन, ये एस्टेब्लिश करने का जो काम है वो गौतम बुद्धा ने खुद किया था व्हेन ही वाज अलाइव, सो दैट उनका जो रिलीजन है पूरे इंडिया में फैले। एंड दिस ऑर्डर ऑफ मॉन्क एंड नन और संघ इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जब लेटर पीरियड में जाएंगे तब इसके बारे में बात करेंगे कि संघ जो है इट वॉज वन ऑफ द एस्पेक्ट दैट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म ऑल्सो। तो पहले इन्होंने बुद्धिज्म को फैलाया, बट लेटर ऑन इन्हीं की वजह से एंटायर बुद्धिज्म जो है वो कोलैप्स भी हुआ। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी के लिए कुछ इनके जो मेन जो ये है ओके फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव डाटा जो है वो देखेंगे। ओके तो एक एक करके सबसे पहले तो संघ में दो टाइप के डिसिपल्स हुआ करते थे। तो एक तो भिक्खु, ओके तो भिक्खु और श्रमणा दैट इज बेसिकली मॉन्क देमसेल्फ, एंड दूसरा जो है वो ऑर्डिनरी पर्सन दैट इज उपासका। तो दो टाइप के लोग हुआ करते थे। तो उपासक जो है वो ले फॉलोअर होते थे, उनको मॉन्क बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बट दे वर द ऑर्डर ऑफ द संघ। तो अपना गृहस्थी चलाए, घर बार चलाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर भिक्खु बनोगे तो आपको मॉन्क मतलब मोनेस्टी में आके रहना पड़ेगा। ये जो लोग जहाँ पे रहते थे उस प्लेस को आप बोलोगे विहारा। तो विहारा इज बेसिकली द रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क। तो आपको विहारा में आके बेसिकली रहना पड़ेगा। और संघ जो है वो ओपन फॉर ऑल पीपल था। एनी पर्सन हु इज अबव 40 or 15 ईयर्स ऑफ एज, बी इट मेल और फीमेल, और जिसको कोई डेडली डिसीज नहीं है वो बंदा आके रह सकता था। बट कुछ रेस्ट्रिक्शन भी थे। व्हाट वेर द रेस्ट्रिक्शन? देन इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन है कि स्लेव वेर नॉट अलाउड। तो अगर आप स्लेव हो तो आपको एक लेटर ऑफ मैन्यूमिशन लेके आना पड़ेगा, मतलब आपके मास्टर ने आपको मुक्त कर दिया है, फ्री कर दिया, ऐसा एक आपको लेटर लेके आना पड़ेगा, तभी जाके आपको बुद्धिस्ट ऑर्डर में जगह मिलेगी। देयर आफ्टर पर्सन इन डेट, तो डेटर जो है मतलब जो कर्ज वाले जो लोग हैं, कर्जा जिन्होंने लिया है और जिन्होंने रीपे नहीं किया, तो वो डेटर जो है वो भी इसमें थे, नहीं आ सकते थे। रॉबर एंड क्रिमिनल भी है, वो भी इसमें नहीं आ सकते थे। एंड ऑन दी अदर एंड कोई भी वर्ण का बंदा या फिर कोई भी कास्ट का बंदा जो है वो इसमें आके रह सकता था। तो इट वॉज ओपन टू ऑल एक्सेप्ट सम पीपल। अगर आपको डेडली डिसीज है तो आप नहीं आओगे, अगर आप स्लेव हो तो आप नहीं आ सकते, अनटिल एंड अनलेस आप लेटर ऑफ मैन्यूमिशन लेके आओ। एंड देयर आफ्टर ओके अगर आप डेप्टर हो तो भी आप नहीं आ सकते, एंड अगर आप रॉबर्स एंड क्रिमिनल हो तो भी आप नहीं आ सकते।
देयर आफ्टर फिर इनके एकेडमिक सेंटर्स हुआ करते थे। ये जो एकेडमिक सेंटर्स आर नथिंग बट बुद्धिस्ट विहारा। तो बड़े बड़े बुद्धिस्ट विहारा लेटर पीरियड ऑफ टाइम में अक्रॉस इंडिया में डेवलप हुए। कुछ कुछ फेमस के तो नाम भी आपको पता है। अजंता इज देयर, देयर आफ्टर फिर विक्रमशिला इज देयर, नालंदा इज देयर। तो ये एक ज़माने में बड़े बड़े एकेडमिक सेंटर और विहाराज हुआ करते थे। तो ये विहाराज में बहुत सारे मॉन्क आके रहते थे, यहाँ पे रिलीजियस डिस्कशन होता था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एक बड़े बड़े एकेडमिक सेंटर्स में भी डेवलप्ड होना चालू हो गए। देयर आफ्टर फिर डेमोक्रेटिक एलिमेंट, ये जो इनके विहारा होते थे, ये विहारा में अल्टीमेटली डेमोक्रेटिक ऑर्डर फॉलो होता था। तो डेमोक्रेटिक ऑर्डर के एविडेंसेस भी हम लोगों को मिले हैं। हर 15 दिन में मॉन्क्स की मीटिंग होती थी और ये मॉन्क की मीटिंग में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता था जिसको संघ परिनायका बोला जाता था। मतलब सारे लोग वोट करेंगे एंड वोट करने के बाद एक बंदा जो है वो अल्टीमेटली इलेक्ट होके आता था। एंड देयर आफ्टर 2 और बंदे आते थे, एक विनय के लिए एंड देयर आफ्टर एक धम्मा के लिए। तो धम्मा तो हमने अभी देखा था, बुद्धा के जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर वाला जो बंदा है, मतलब उसको मैनेज करने वाला बंदा, उसके लिए एक चेयरपर्सन होगा। एंड देयर आफ्टर विनया, विनया का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ मॉन्क एंड नन। तो विहाराज में रहना कैसे है, बातें कैसे करनी है, क्या डिसिप्लिन के रूल होने चाहिए, उसको आप बोलोगे विनया। तो धम्मा के ऊपर बोलने के लिए एक बंदा होता था हर 15 दिन में, एंड विनय के ऊपर बोलने के लिए हर 15 दिन में एक बंदा होता था। तो दिस इज समथिंग वी कैन क्लियरली सी दैट डेमोक्रेटिक ऑर्डर वाज देयर एज फार एज संघ इज कंसर्न। तो अगर इतना बढ़िया वाला माहौल आपको मिल रहा है तो ऑब्वियसली यू कैन क्लियरली सी दिस रिलीजन वाज पिट अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल रिलीजन ऑन वन हैंड एंड जैनिज्म ऑन द अदर हैंड। एंड दोनों सीवियर वर्जन थे रिलीजन के, राइट। ब्राह्मणिज्म में सैक्रिफाइसेस थी एंड आफ्टर जैनिज्म में आपको एक्सट्रीम पिनेंस करना था। तो उससे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बेटर ही चल रहा है, फिलॉसफी से तो हम लोगों को यही पता चल रहा है। सो दैट्स व्हाई पीपल जो है उन्होंने रेडीली एक्सेप्ट कर लिया। एंड देयर आफ्टर फिर इसका प्रोपोगेशन या फिर बुद्धिज्म का जो स्प्रेड है ये कैसे हुआ, तो उसके लिए टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो हम लोगों को मिली है। तो टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल जो है उसके बारे में अभी देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले तो व्हेन गौतम बुद्धा डाइड इन 483 BC, तो व्हाट कैन बी द फ्यूचर कोर्स ऑफ द बुद्धिज्म, इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए इन्होंने सबसे पहले एक काउंसिल बुलाई। ऑब्वियसली पाटलिपुत्र वॉज द प्लेस। तो ये बेसिकली हुआ कहाँ पे, तो पाटलिपुत्र में ही हुआ, ठीक है। सो राजगृह, सॉरी नॉट पाटलिपुत्र, एट दैट टाइम कैपिटल वॉज राजगृह। इसका जो चेयरपर्सन था वो महाकश्यप था, पैट्रोनाइजर द किंग ऑफ मगध डायनेस्टी एट दैट टाइम, दैट इज अजात शत्रु। और इस पर्टिकुलर इसमें इस पर्टिकुलर काउंसिल में सुत्त पिता का एंड विनय पिता का ये 2 बुक जो है वो कंपाइल किए गए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विनय, ये मैंने अभी आपको बताया था दैट विनय पिता का जो है दैट इज बेसिकली ऑर्डर ऑफ मॉन्क एंड नन, मतलब रूल्स ऑफ मोनेस्टिक लाइफस्टाइल। तो गौतम बुद्धा ने कुछ रूल्स बताए थे, वो रूल्स इन्होंने ये पर्टिकुलर बुक में जो है लिख लिए। एंड वैसे ही फिर सुत्त पिता का इज देयर। तो सुत्त पिता का क्या है, तो सुत्त पिता का इज बेसिकली द सेरेमॉन्स ऑफ गौतम बुद्धा। तो गौतम बुद्धा ने अपने लाइफस्टाइल में जितने भी सेरेमॉन्स दिए थे वो मॉन्क्स ने रिसाइट कर लिए एंड मॉन्क्स ने रिसाइट करके उसका कंपाइलेशन कर लिया। एंड ये सुत्त पिता का में अल्टीमेटली आपको जता का स्टोरीज भी मिलेंगी, दैट इज स्टोरीज ऑफ द प्रीवियस लाइफस्टाइल ऑफ द गौतम बुद्धा। ये सुत्त पिता के बारे में थोड़े टाइम बाद और थोड़ा सा बात करेंगे। बट विनय पिता का एंड सुत्त पिता का जो है ये 2 बुक जो है ये यहाँ पे कंपाइल हुआ है। तो विनय एंड देयर आफ्टर फिर सुत्त, ये 2 बुक जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे। देयर आफ्टर फिर सेकेंड काउंसिल जो है, ये सेकेंड काउंसिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज it was in 383 BC, that is 100 years after the death of Gautam Buddha. So by the time of the 100 years of the death of Gautam Buddha, जो मोनेस्टिक ऑर्डर है, मतलब जो विहारा है, उसमें बहुत सारा अपहीवल चल रहा था एंड जो मॉन्क है दोज वर टायर्ड की बहुत ही सिवियर रूल जो है अब बुद्धिज्म में आ रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर मॉन्क का ऑर्डर था, वो बोल रहा था कि भाई ये सिवेरिटी बहुत हो गई, अब पूरा लीनियंसी चाहिए। बट जो ओरिजिनल फॉलोवर थे, जो सिवेरिज्म के फेवर में थे कि भाई आपको सुबह 5 बजे ही उठना है, आपको यही करना है, आपको वही करना है, वो कहने वाले लोग हैं, उनका भी एक पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ था, तो वो भी वहाँ पे थे। तो ये वाली जो काउंसिल है, ये जो सेटल थे मोनेस्टिक रूल, मतलब विनय के जो रूल है और मोनेस्टिक रूल है, उसको सेटल करने के लिए ये वाली काउंसिल फिर अल्टीमेटली बुलाई गई थी। तो इसका जो चेयरमैन है दैट इज सबकामी। ये हुई कहाँ पे थी, तो एट दैट टाइम पाटलिपुत्र की मगध डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो थी वैशाली में। तो वैशाली में हुआ था एंड इसका जो पैट्रोनाइजर था ही वॉज बेसिकली द किंग ऑफ मगध
Kalashoka. Kalashoka was the name, and in this particular council we can see that first great division of the Buddhism happened. ये फर्स्ट ग्रेट बुद्धिज्म किसके बीच में हुआ? तो दो के बीच में हुआ. एक जगह पे थे स्थविरावादीन एंड दूसरे थे महासंघिका. स्थविरावादीन वो लोग थे जो ये विनय पिटका जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में थी उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के फेवर में थे. एंड महासंघिका वो लोग थे जो चाहते थे कि विनय पिटका में चेंजेस हो एंड ये जो रूल्स है थोड़े से लीनियंट हो. तो इतना ही हम लोगों को पता है. इसके अलावा हम लोगों को इनके बारे में एज सच ज़्यादा पता नहीं है. एंड प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव से यही एक एक लाइन में आपको याद रखना है कि स्थविरावादीन जो है ओके दे वांटेड ओरिजिनल विनय पिटका टू कंटिन्यू. महासंघिका को थोड़े बहुत रूल्स में चेंज चाहिए थे, लीनियंसी चाहिए थी. देयर आफ्टर फिर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ओके ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. कंडक्टेड इन 250 BC. द किंग ऑफ इंडिया वॉज अशोका एट दैट टाइम, अशोक वर्धन मौर्य और द ग्रेट एम्परर अशोका. इसका जो पैट्रोनाइजर था वो अशोका हिमसेल्फ था एंड चेयरपर्सन जो था वो मोगलीपुत्र टिस्सा था. एंड ये जो मोगलीपुत्र टिस्सा इज क्वाइट फेमस पर्सन ओवर हियर बिकॉज मोगलीपुत्र टिस्सा जो है उसने अभिधाम पिटका जो है ये तीसरा बुक जो है वो कंडक्ट किया. तो ये अभिधाम पिटका जो है ये हम लोगों को फिलॉसफी बताता है ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन की. तो अभी हमने थोड़े टाइम पहले जितनी भी डिस्कशन किए थे रिलेटेड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म ये हमारे पास कहाँ से आए? तो अभिधाम पिटका से आए हैं. तो टोटल 3 बुक्स आर देयर, सुत्त पिटका, विनय पिटका एंड देयर आफ्टर अभिधाम पिटका. और इसको कंबाइन आप जब करोगे तो इसको आप बोलोगे त्रिपिटका, मतलब 3 बुक्स. ये त्रिपिटका जो है वो वेरी बेसिक इसेंशियल रिलीजियस लिटरेचर है फॉर द बुद्धिस्ट रिलीजन. इसमें से 2 बुक जो है दैट इज विनय पिटका एंड सुत्त पिटका फर्स्ट काउंसिल में लिखी गई थी, वेयर एज जो तीसरा वाला बुक है वो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में लिखा गया था. एंड देयर आफ्टर फिर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल. ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो उसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड हमको नहीं पता. अगर आप ओल्डर वर्जन ऑफ एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें 78 AD मेंशन है, बट ये 78 AD हम इसको अभी कंसिडर नहीं करते बिकॉज ये जो काउंसिल को पैट्रोनाइज किया था इट वाज किंग कनिष्क. तो कनिष्क का जो पहला वाला पीरियड हम मानते थे कि ये 78 AD से लेके 140 AD के बीच में रहा होगा. बट अब जो नई रिसर्च है उससे हम लोगों को पता चला है कि इसका एक्चुअल पीरियड जो है वो समवेयर अराउंड 140 से लेके 160 AD के बीच में है. तो दैट्स वाई ये पहले वाला जो 78 AD वाला डेटा अब हम नहीं चलाते और इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रहा है कि एग्जैक्टली कब हुआ होगा. बट ये अगेन एक जगह पे हुआ है ओके कुंडल वन या फिर कुंडल ग्राम भी बोला जाता है. अगेन अब ये कुंडल ग्राम कहाँ है हम लोगों को नहीं पता. ओल्ड एनसीईआरटी में मेंशन है कि ये कश्मीर में है, बट इसके ऊपर भी डाउट है कि कुंडल ग्राम एग्जैक्टली कश्मीर में था या फिर गुजरात वाले एरिया में था. दिस इज अ मैटर ऑफ डिबेट अमंग हिस्टोरियन बट स्टिल ओके ये 2 भले ही डाउटफुल हो, बाकी का कुछ डाउटफुल नहीं है. तो इसका जो चेयरमैन था वो वासुमित्र था एंड देयर आफ्टर जो वाइस चेयरमैन जो था उसका नाम था अश्वघोषा. एंड देयर आफ्टर यहाँ पे हम लोगों को दिखता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम एक और ग्रेट डिवीजन यहाँ पे हुआ दैट इज बिटवीन हीनयाना एंड महायाना. तो अब ये हीनयाना एंड महायाना क्या है उसके ऊपर थोड़ा देखेंगे ओके. तो नाउ हियर यू कैन क्लियरली सी जो स्थविरावादीन जो थे ओके उनको स्ट्रिक्ट रूल जो थे विनय पिटका के वही चाहिए थे एंड महासंघिका जो थे उनको लीनियंट रूल चाहिए थे. तो ये पहला डिवीजन था जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ. एंड लेटर ऑन यही वाले जो डिवीजन है यही सीवियर हो गए. तो जो स्थविरावादीन जो है उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया हीनयाना में एंड महासंघिका जो है उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया महायान बुद्धिज्म में. तो स्थविरावादीन जो है वो लेटर ऑन बन गया आपके हीनयान, महासंघिका जो है वो लेटर ऑन बन गया आपके महायान. तो ये व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन हीनयाना एंड महायाना? तो बहुत ही प्लेन एंड सिंपल डिफरेंस है. नाउ एज फार एज हीनयाना इज कंसर्न देन इट इज लेसर विल. ये लेसर विल इसीलिए माना जाता था बिकॉज महायान अपने आप को सुप्रीम मानते थे और इनकी मेजॉरिटी थी एंड हीनयाना बेचारे माइनॉरिटी में चले गए. तो हीनयाना का ऐसा कहना था कि गौतम बुद्धा जो है वो कोई भगवान विद्वान नहीं थे. गौतम बुद्धा जो है वो ऑर्डिनरी आदमी थे. ही वॉज द पर्सन, ही वॉज द बेसिकली ऑर्डिनरी मैन एंड देयर आफ्टर उनके जो मैसेज है वो एथिकल मैसेज है और उनको एज अ एथिकल मैसेज ही हम लोगों को देखना चाहिए. तो अभी आप सोचिए एक बड़ा रिलीजन है, इतना बड़ा रिलीजन, और उसमें एक सेक्ट आके आपको ये बोल रहा है कि भाई आप जिस बंदे को भगवान मान रहे हो तो भगवान है ही नहीं, वो तो ऑर्डिनरी आदमी है. एंड फिर वो जो बंदा है उसके मैसेजेस है उसमें कोई मिरेकल विरेकल नहीं है, वो क्या है नॉर्मल एथिकल मैसेजेस है. तो इसको कोई मानेगा क्या? एब्सोल्युटली नहीं मानेगा. और वही हीनयाना के साथ हुआ एंड इनके अगेंस्ट जो खड़े हुए थे वो महायाना है.
तो महायाना में दो चीज़ें हम लोगों को मिली है। तो महायाना सबसे पहले तो आइडल वर्शिप में यकीन रखने वाले लोग थे, तो मूर्ति पूजा जो है वो इन लोगों ने चालू की इन बुद्धिस्ट रिलीजन। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है, इन्होंने बोधिसत्व डॉक्ट्रिन जो है वो हम लोगों को दे के रखा है। तो अब ये जो बोधिसत्व डॉक्ट्रिन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सत्व मतलब सोल एंड बोधि मतलब गौतम बुद्धा। तो इनका ऐसा कहना है कि बुद्धा जो है उन्होंने कभी निर्वाणा लिया ही नहीं, उनको मोक्ष मिला ही नहीं। बुद्धा इज अ गॉड एंड वो गॉड जो है वो धरती पे आते रहेंगे, उनके बहुत सारे अवतार है जो धरती पे आते रहेंगे। तो इन्होंने पहले कुछ प्रीवियस गॉड के नाम बताए एंड दरआफ्टर फिर कुछ फ्यूचर गॉड के नाम बताए। तो प्रीवियस बुद्धा में इन्होंने कौन सा नाम दिया, फॉर एग्जाम्पल पद्मपानी अवलोकितेश्वरा का नाम इन्होंने दिया। देयर आफ्टर यू कैन इवन टॉक अबाउट मैत्री मंजूश्री का इन्होंने नाम दिया। एंड फ्यूचर बुद्धा का जो नाम है दैट इज बेसिकली मैत्रेय। तो ऐसे बहुत सारे नाम इन्होंने हम लोगों को देखे रखे हैं इन बेसिकली महायान बुद्धिज्म। तो जो महायान बुद्धिज्म है उसमें यू कैन क्लियरली सी कि आइडल वर्शिप एंड देयर आफ्टर फिर बुद्धा की जो मिराकुलस स्टोरीज है वो आई। एंड धर्म में आपको यही लगता है, राइट? सो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट रिलीजन जो मिरेकल के बिना बन ही नहीं सकता। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है इंडिया में उन्होंने रेडिली महायान बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया एंड महायान बुद्धिज्म बन गया ग्रेटर विल, दैट इज महायान। एंड जो ऑर्डिनरी विल है, जो गौतम बुद्धा को ऑर्डिनरी पर्सन एंड उनके मैसेजेस को एथिकल सिग्निफिकेंस देना चाहते थे, वो बन गए आपके हीनयाना। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द महायाना एंड हीनयाना बुद्धिज्म। ओके, तो दिस इज समथिंग दैट टू बेसिक सेक्ट जो है वो बुद्धिज्म के डेवलप हो गए। अब इसके अलावा और बहुत सारे सेक्ट आपको मिलेंगे बुद्धिज्म के, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट है वज्रयाना। बट वज्रयाना जो है वो अर्ली मीडिएवल टाइम में डेवलप हुआ। तो अर्ली मीडिएवल टाइम में 6, 7, 8 सेंचुरी एडी के अराउंड इंडिया में तंत्र मंत्र की प्रैक्टिस है, दैट इज तांत्रिज्म जो है वो बहुत ही फ्लरिशिंग एस्पेक्ट बन चुका था रिलीजन का। तो तांत्रिज्म जो है वो आपको हिंदुइज्म में भी मिलेगा, तांत्रिज्म जो है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, बुद्धिज्म में मिलेगा। तो वो बुद्धिस्ट लोग जो तंत्र मंत्र या फिर तांत्रिज्म में यकीन रखते थे उनको आप बोलोगे वज्रयाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। तो मतलब क्या हुआ, तांत्रिज्म में आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, राइट? तो बुद्धिस्ट रिलीजन अनफॉर्चुनेटली जो एक ज़माने में एंटी सैक्रिफिशियल रिलीजन बन के उभरा, फ्लरिश हुआ, अनफॉर्चुनेटली उसी रिलीजन में वी कैन सी दैट तंत्र मंत्र वाली जो प्रैक्टिसेस है वो चालू हो गई फ्रॉम 6 सेंचुरी एडी ऑनवर्ड। तो उसके बारे में देखेंगे जब पोस्ट गुप्ता पीरियड में जाएंगे तब। बट अभी के लिए ये दो ही इंपॉर्टेंट है, बेसिकली स्थविरावादी एंड महासंघिका। एंड दर आफ्टर फिर अल्टीमेटली ये वाला जो है दैट इज हीनयाना एंड दर आफ्टर फिर महायाना। तो इसका एक्सपेंशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो है अशोका। तो अशोका ने जब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जब क्रिएट की थी, तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद अशोका ने पूरे दुनिया में बुद्धिज्म फैलाने के लिए एमिसरीज मतलब धर्म प्रचारक भेज दिए। तो कुछ लोग इसमें से ग्रीक के तरफ गए, कुछ लोग जो है इसमें से चाइना की तरफ गए। एंड दोनों जगह पे वी कैन नाउ क्लियरली सी यहाँ से बुद्धिज्म फैलना चालू हो गया। एंड बाय 3rd सेंचुरी एडी, मतलब बाय द टाइम ऑफ द गुप्ता पीरियड, ओके, ये जो बुद्धिस्ट रिलीजन था वो चाइना, कोरिया, जापान एंड साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी अच्छे तरीके से फैल चुका था। बिकॉज नाउ वी कैन सी दैट बहुत सारे चाइनीज़ पिलग्रिम जो है, ट्रैवलर जो है वो इंडिया में आ रहे थे। एंड इंडिया के जो रूलर थे, प्रिसाइजली गुप्ता रूलर, वो भले ही बुद्धिज़्म के ब्राह्मणिज्म के पैट्रोनाइजर थे, फिर भी उन्होंने स्तूपास बना के रखे थे एंड उन्होंने इंपॉर्टेंट रूट्स बना के रखे थे ताकि ये जो चाइनीज़ पिलग्रिम है वो इंडिया में आके बुद्धिस्ट रिलीजियस प्लेसेस है उसको विजिट कर पाए। तो अशोका का रोल इसमें सबसे सिग्निफिकेंट रोल है। अशोका के बाद में वी कैन सी दैट रोल ऑफ द ग्रीक रूलर। तो ग्रीक रूलर ने भी इनको पैट्रोनाइजेशन दिया था। फॉर एग्जाम्पल मानेंदर, दैट इज मिलिंद पन्नो जिसके ऊपर लिखा गया था। तो मिलिंद पन्नो इज बेसिकली क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा। इट इज़ अ डायलॉग बिटवीन मानेंदर एंड नागसेना। नागार्जुन नहीं है, नागसेना है। नागार्जुना इज डिफरेंट पर्सन, नागसेना इज डिफरेंट पर्सन। तो नागसेना इज अ बुद्धिस्ट मॉन्क हु वांटेड मिलिंदा टू कन्वर्ट इनटू बुद्धिज्म। तो उसने कोर्ट विजिट किया, मानेंदर ने उसको बहुत सारे सवाल पूछे, तो मानेंदर ने जो सवाल पूछे उसके इफेक्टिव आंसर मिले, तो मानेंदर जो है उसने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया। तो नाउ यू आर हैविंग अ ग्रीक किंग इन इंडिया दैट इज मानेंदर, जिसने बुद्धिस्ट रिलीजन अडॉप्ट किया। तो ऑब्वियसली ये रिलीजन जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड में भी फैल गया। तो वेस्टर्न एज वेल एज ईस्टर्न वर्ल्ड में ये रिलीजन फैलना चालू हो गया। एंड देयर आफ्टर फिर वी कैन सी दैट पोस्ट गुप्ता पीरियड में हर्षवर्धन ने भी ये रिलीजन को बहुत अच्छा खासा पैट्रोनाइजेशन दिया था।
एंड रिलीजियस स्कॉलर भी इनमें थे. फॉर एग्जाम्पल अश्वघोषा का नाम वी कैन टेक. अश्वघोषा जो है उसने बुद्ध चरिता लिखा था. इट इज़ कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट संस्कृत बायोग्राफी ऑफ गौतम बुद्धा. तो इनमें रिलीजियस स्कॉलर भी थे जिन्होंने अच्छे लिटरेचर लिखे और इनको ग्रेट पैट्रोनाइजेशन भी मिला, नॉट ओनली विद इन इंडिया बट ऑल्सो आउटसाइड ऑफ इंडिया. एंड दैट इज़ द रीज़न अल्टीमेटली वी कैन से दैट कि ये जो रिलीजन जो है वो इतना फैला क्यों. देयर आफ्टर फिर इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन द सोसाइटी. तो वन बाय वन सबसे पहले तो वुमन के लिए एंड देयर आफ्टर शूद्रास के लिए रिलीजन अच्छा था, बिकॉज जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर में इनइक्वालिटीज़ डेवलप हो रही थी वो इनइक्वालिटीज़ यहाँ से चली गई. देयर आफ्टर फिर इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक लाइफ. ठीक है, तो एज फार एज इकोनॉमिक लाइफ इज देयर, देन इकोनॉमिक लाइफ में इन्होंने सबसे पहले यू कैन कंसिडर एज द अर्लीस्ट वर्जन ऑफ सोशलिज्म जो है इंडिया में चालू किया था. उन्होंने बोला था हर एक बुद्धिस्ट फॉलोवर जो उसका ये ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है कि फार्मर शॉर बी प्रोवाइडेड विथ अ ग्रेन एंड अदर फैसिलिटी, ट्रेडर विद द वेल्थ एंड देयर आफ्टर अनएम्प्लॉयड विद द एम्प्लॉयमेंट. तो अगर बुद्धिस्ट किंग आता है तो बुद्धिस्ट किंग को ये वाली चीज़ें जो है वो करनी है. तो दिस इज यू कैन कंसिडर्ड एज अ अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रीबीज और सोशलिज्म जो बुद्धिस्ट ऑनवर्ड सोसाइटी में डेवलप्ड होना चालू हो गई. एंड देयर आफ्टर फिर प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ द लर्निंग. नालंदा का सिग्निफिकेंस आज भी है फॉर द कल्चरल डिप्लोमेसी दैट वी कैन टॉक. तो बुद्धिज्म ने हम लोगों को कल्चरल डिप्लोमेसी के भी टूल्स दिए हैं. दिस इज समथिंग दैट यू कैन टॉक अबाउट. तो दिस इज समथिंग दैट इज इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म एंड सोसाइटी. And thereafter ultimately, okay, contribution to art and architecture. तो what is their contribution to art and architecture? तो again cave architecture हमारे पास है. 12 hill caves are there. Thereafter अपना you can consider 12 hill caves के अलावा we can easily talk about अजंता caves. Thereafter फिर we can talk about बामियान caves. Thereafter we can talk about ये बाग केव. ठीक है, तो बाग केव जो है वो मध्य प्रदेश में है, बामियान केव जो है वो अफगानिस्तान में है एंड अजंता केव जो है वो महाराष्ट्र में है. देयर आफ्टर फिर एज फार एज द स्कल्पचर इज कंसर्न, देन स्कल्पचर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. वाई स्कल्पचर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ये जो दोनों इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ आर्ट जो चालू हुए थे इंडिया में इन पोस्ट मौर्यन पीरियड, इसमें सबसे पहले आइडल मूर्तियाँ जो बनी थी वो बुद्धिज़्म की ही बनी थी, गौतम बुद्धा की ही बनी थी. तो ऑब्वियसली बुद्धाज मस्ट हैव पैट्रोनाइज दिस पर्टिकुलर स्कूल ऑफ आर्ट, जिसके वजह से ये जो स्कूल ऑफ आर्ट है वो इंडिया में फ्लरिश हुआ है. देयर आफ्टर एज फार एज पेंटिंग इज कंसर्न, देन फ्रेस्कोज ऑफ अजंता एंड एल्लोरा केव आर क्वाइट फेमस. तो फ्रेस्को इज नथिंग बट अ वॉल पेंटिंग. तो फ्रेस्कोज इज बेसिकली अ टाइप ऑफ द वॉल पेंटिंग, इतना ही याद रखो. जैसे आज के टाइम पे ग्राफिटी होती है राइट, दीवारों पे आप ग्राफिटी लगाते हो, तो वैसे ही उस ज़माने में फ्रेस्कोज हुआ करते थे. तो पेंटिंग भी इन्होंने अपने तरफ से बेसिकली यू कैन से दैट इन्होंने कंट्रीब्यूशन दे के रखा था. एंड फाइनली कॉजेस ऑफ द डिक्लाइन. तो इतना बड़ा रिलीजन अगर है, इतना बड़ा रिलीजन ये फैल रहा है, इतना बड़ा इसको पैट्रोनाइजेशन मिल रहा है, देन व्हाट इज़ द मेन रीज़न कि ये जो रिलीजन है ये डिक्लाइन होना चालू हुआ. तो सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है रिफॉर्म इन हिंदुइज्म. तो रिवाइवलिज्म ऑफ द हिंदुइज्म इज क्वाइट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ओवर हियर बिकॉज इन एंशिएंट इंडिया वी कैन सी रिवाइवलिज्म या फिर रिफॉर्मिज्म के जो एफर्ट है वो उपनिषदा से ही चालू हुए थे राइट. एंड उपनिषदा से जब चालू हुए तब बाय द टाइम ऑफ द गुप्ता एम्पायर रिफॉर्मिज्म जो है वो एब्सोल्युटली कंप्लीट हो चुका था. एंड गुप्ता पीरियड में ऐसी कुछ चीज़ें हुई जिसके वजह से अल्टीमेटली वी कैन कंसिडर कि हिंदुइज्म जो है वो पूरा रिफॉर्म हो गया था. एंड एट द सेम टाइम जो बुद्धिस्ट रिलीजन था वो करप्ट रिलीजन बनता जा रहा था. यानी जो करप्शन है वो बेसिकली कहाँ पे आया, तो बुद्धिस्ट संघा में. अब ये जो बुद्धिस्ट संघा जो है वो विहाराज में रहते थे और ये जो विहाराज जो है वो इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग टाउन में सिचुएटेड थे. बिकॉज विहारा में कौन रहेगा, भिक्खु रहेगा, मॉन्क रहेगा. अब वो मॉन्क जो है वो उसी एरिया में रहेगा ना जहाँ पे उसको एटलीस्ट दान दक्षिणा मिल रही है. विलेज में जाके तो रहेगा नहीं बिकॉज विलेज में खुद लोगों के खाने के लाले पीले होते हैं. तो यहाँ पे ये कहाँ पे रहेंगे, मेजर ट्रेड सेंटर में रहेंगे. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो विहाराज है उनके पास आ गया एक्यूमुलेटेड वेल्थ और ये वेल्थ जो है ये बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चालू कर दिए. अब जैसे ही इन्होंने बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया इनको रिटर्न्स आने लग गए. एंड रिटर्न आने के बाद फिर इन्होंने जो बुद्धिस्ट ऑर्डर जो है उसको फैलाने का काम बंद कर दिया. यानी जो विहारा जो है वो लग्जोरियस रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बन गए किसके, तो बुद्धिस्ट मॉन्क के. तो एक्चुअल में जो विहारा बनाए थे ऑस्टियर लाइफस्टाइल के लिए, मध्यम मार्ग के लिए, वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो गए ट्रेडिंग सेंटर के एज अ बैंकर में.
एंड उनमें उनको बैंकिंग में मज़ा आने लग गया, इंटरेस्ट में मज़ा आने लग गया, एंड उसी के वजह से लग्जूरियस लाइफस्टाइल सेट हो गई। तो उनका जो ओरिजिनल काम था दैट इज़ बुद्धिज़्म फैलाने वाला, वो काम छोड़ के लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीने लग गए। एंड ऑन दी अदर हैंड जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर है दैट इज़ हिंदुइज़्म जो है, तो ब्राह्मणिकल ऑर्डर जो उस टाइम पे रास्ते पे था, यहाँ पे भी मॉन्क्स डेवलप हो चुके थे। एंड मेन रीज़न जो है ब्राह्मणिज्म या फिर हिंदुइज्म के ऊपर आने का इज़ दैट बुद्धिज़्म वाज मोर इंटरेस्टेड इन द ट्रेडिंग बाय दिस टाइम, मतलब बाय द गुप्ता टाइम, whereas Brahminical order was more interested in the court politics, right? क्योंकि उस टाइम पे ब्राह्मणास के पास नॉलेज मोनोपोली थी, और नॉलेज आपको कहाँ पे लगेगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन में लगेगा, राइट? तो नॉलेज अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन में लगेगा तो कोई भी राजा आए, बट वो राजा जो है इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए उसको ब्राह्मणास को एम्प्लॉयमेंट देनी ही पड़ती थी। एंड दैट्स व्हाई वी कैन सी दैट कि बाय द टाइम ऑफ द गुप्ता अगर ब्राह्मणिज्म का इन्फ्लुएंस बढ़ा है तो उसका वन ऑफ द फैक्टर इज द प्रेजेंस ऑफ द ब्राह्मणास देमसेल्फ इन द रॉयल कोर्ट। एंड ऑन दी अदर हैंड बुद्धिज्म जो है वो मोर और मोर ट्रेडिंग की तरफ झुक रहे थे, बिकॉज दे वर मोर इंटरेस्टेड इन द लग्जोरियस लाइफस्टाइल और द मनी। तो अपना ओरिजिनल काम छोड़ के ये लोग ट्रेड में घुस गए, दैट इज वन ऑफ द रीजन वाई द एंटायर बुद्धिस्ट ऑर्डर जो है वो कोलैप्स हो गई। देयर आफ्टर यूज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, तो फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी एडी हम लोगों को एविडेंसेस मिले हैं कि बुद्धिस्ट रिलीजन ने पाली लैंग्वेज छोड़ के संस्कृत लैंग्वेज को अपनाना चालू कर दिया है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि आपने जो रिलीजन चालू किया था उसके फैलने का वन ऑफ द रीज़न वॉज द एडॉप्शन ऑफ द लोकल लैंग्वेज। अब ये जो लोकल लैंग्वेज है उसी को छोड़ के आपने वापस संस्कृत पर शिफ्ट कर लिया। तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी मिले, जैसा हमने अभी देखा था बुद्धचरिता ऑफ अश्वघोषा। ये जो बुद्धचरिता है इट इज़ कंसिडर एज अ फर्स्ट संस्कृत बायोग्राफी ऑफ गौतम बुद्धा। तो अगर ये संस्कृत लिटरेचर लिखना चालू कर रहे हैं तो फिर लोगों की जो कॉमन लैंग्वेज है दैट इज़ पाली, उसको इन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया। एंड इसके वजह से यू कैन क्लियरली कंसिडर कि ये वाला जो रिलीजन है अब ये लोगों के मन से उठ रहा था, लोगों के दिमाग के या फिर लोगों के समझ के बाहर जा रहा था। एंड देयर आफ्टर लॉस ऑफ रॉयल पैट्रोनेज स्पेसिफिकली ड्यूरिंग गुप्ता रूलर, तो गुप्ता रूलर वेयर द पैट्रोनाइजर ऑफ द हिंदुइज्म। तो एंशियंट टाइम में हमारे पास दो बड़ी डायनेस्टी है, मौर्यन एंड देयर आफ्टर गुप्ता। मौर्यन में इनको पैट्रोनाइजेशन मिला, गुप्ता में इनको बिल्कुल पैट्रोनाइजेशन नहीं मिला। इसके लिए इनिशियल लेवल पे फ्लरिश हुए, लेटर लेवल पे ये लोग डिक्लाइन हो गए। एंड देयर आफ्टर फिर परसिक्यूशन, बहुत सारे हिंदू रूलर जो है उन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क का जो है वो परसिक्यूशन भी किया था। फॉर एग्जाम्पल पुष्यमित्र शुंगा जो है, okay, who basically founded the Shunga dynasty in 188 BC by overthrowing Mauryan dynasty। तो मौर्यन डायनेस्टी को ख़त्म करके जो शुंगा डायनेस्टी आई, तो ही हैड प्लेस्ड बेसिकली गिफ्ट ऑफ 100 गोल्ड कॉइन ऑन द हेड ऑफ ईच एंड एवरी बुद्धिस्ट मॉन्क। तो ये एविडेंस हमको मिला है। अपार्ट फ्रॉम दैट ओके, जो मेजर परसिक्यूशन बाद में वो लोकल रूलर से हुआ। तो हमको शशांक ऑफ गौड़ा के बारे में भी पता है। तो शशांक of Gauda, he was basically the ruler of Bengal at that time and he is responsible for cutting of Bodhi tree, जिसके नीचे गौतम बुद्धा ने कैवल्य मतलब सुप्रीम नॉलेज जो वो हासिल किया था। तो he had also persecuted Buddhism। और इनको जो सबसे ग्रेटेस्ट थ्रेड जो मिला as far as persecution is concerned then that was from Islam, right? तो बुद्धिज्म का जो नॉर्थ वेस्टर्न सेंटर था दैट इज अफगानिस्तान एंड पंजाब वाला एरिया, यहाँ पे जब इस्लामिक इन्वेजन चालू हुए तो बुद्धिज्म इनके सामने बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाया। तो परसिक्यूशन जो है वो थ्रू आउट एंशिएंट इंडिया जो है वो रिलीजन का चलता रहा। एंड दैट्स व्हाई यू कैन क्लियरली कंसिडर कि ये वाली जो चीज़ें हैं ओके अल्टीमेटली डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। ओके अब ये जो मेजर रिलीजन जो है ओके मतलब दो मेजर रिलीजन वो तो हो गए, वो आपके एनसीईआरटी में भी है, बट थोड़ा एडिशनल डाटा एक दो मिनट में मैं जस्ट ऊपर से बताऊंगा। बाकी जितनी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो तो यहाँ पे है। तो एक आजीविका सेक्ट है, ये सबसे बढ़िया सेक्ट है। ये बेसिकली फॉर्म किया था मक्खाली पुत्र गोसाला ने। तो इनका एक ही कहना था ओके, ये कर्म वरम कुछ मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है ओके, नियति पे यकीन रखो ओके। मतलब बेसिकली आपके नियति में अगर एक चीज़ लिखी है तो आपको मिलेगी, तो आप कर्म करो या फिर ना करो वो मिलना तो तय है। तो वाई आर यू डूइंग मेहनत, वाई आर यू डूइंग एनी कर्मा। तो ये लोग क्या करते थे, पूरी दुनिया छोड़ के दुनिया के बाहर मतलब जो ऑर्डिनरी सेटलमेंट है उसके बाहर गुफा में जाके रहते थे। इनको सिर्फ 2 टाइम का खाना चाहिए था, 2 टाइम का खाना खाएंगे एंड आराम से मज़े से रहेंगे। अगर नियति में कुछ चीज़ लिखी है तो वो मिलेगी।
तो इसको आप बोलोगे डॉक्ट्रिन ऑफ फैटलिज्म। फैटलिज्म मतलब आपके फेट में जो लिखा है वो आपको मिलेगा, अगर नहीं लिखा है तो आप कितना भी मेहनत करो या फिर कितना भी आप कर्म करो, आपको मिलेगा क्या? तो नहीं मिलेगा। तो दिस इज बेसिक फिलॉसफी ऑफ दिस पीपल। तो बिल्कुल भी कर्म मत करो, फल जो है वो आने ही वाला है, और अगर फल जो आपको है वो मिलेगा, कब मिलेगा? जब आपके नियति में लिखा हुआ है। तो दैट इज द क्रक्स ऑफ द आजीविका सेक्ट। और आजीविका सेक्ट को जो सबसे बड़ा पैट्रोनाइजेशन जो मिला था वो अशोका के पिता से मिला था, दैट इज बिंदुसारा। तो बिंदुसारा वॉज द बिगेस्ट पैट्रोनाइजर ऑफ द आजीविका सेक्ट। देर आफ्टर फिर हमारे पास है चारवका। ओके, ये जो चारवका है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिलोसॉफी एज फार एज हिंदुइज्म इज कंसर्न। तो हिंदू रिलीजन या फिर वैदिक रिलीजन का ये सबसेक्ट है उस एट दैट टाइम विच वॉज डेवलप। तो चारवका का भी बहुत प्लेन एंड सिंपल कहना था कि देखो आफ्टर लाइफ कुछ नहीं होती। ओके, तो ये मोक्ष के चक्कर में आप पढ़ो ही मत कि मोक्ष है क्या, किसने देखा है, किसी ने देखा है, किसी ने लिखा है क्या, नहीं लिखा है। तो ये सारी मनगढ़ंत चीज़ें हैं, ये सारा फिक्शन है, मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं होता है। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको एक ज़िंदगी मिली है, यू हैव टू लिव दिस पर्टिकुलर लाइफ स्टाइल टू द फुलेस्ट। टू द फुलेस्ट का क्या मतलब है? अगर आपको लगता है आपको अच्छी चीज़ों में मज़ा आ रहा है तो आप अच्छी चीज़ें करो, अगर आपको लगता है आपको बुरी चीज़ों में मज़ा आ रहा है तो आप बुरी चीज़ें करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको रॉबरी करनी है, रॉबरी करो, आपको डकैती डालनी है, डकैती करो, आपको मर्डर करना है तो मर्डर करो। अल्टीमेटली दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर सोल। आपका सोल तब सेटिस्फाई होगा, कब? जब आपका जो वर्ल्डली लेवल पे आपका जो प्लेजर है उसको आपने सेटिस्फाई कर लिया। तो कर्म कैसे भी करो, इट डजेंट मैटर, अच्छे हो या फिर बुरे हो, सोल को सेटिस्फाई करो। एंड वंस योर सोल इज सेटिस्फाइड तो आपको मोक्ष की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज मोक्ष तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। तो यू कैन डू एनी थिंग इन योर लाइफ, दैट इज़ द क्रक्स ऑफ द चारवका फिलॉसफी। तो आपको अच्छी चीज़ें करनी है अच्छी करो, बुरी चीज़ें करनी है तो बुरी करो, बट अगर आपका मन कर रहा है करने का तो वो चीज़ आपको करनी है। तो ये बेसिकली बृहस्पति ने बताई हुई फिलॉसफी है। एंड मटेरियलिस्टिक अप्रोच है। मटेरियलिस्टिक अप्रोच का मतलब वही जो अभी हमने देखा था कि जो मटेरियलिज्म है, मतलब आपको जो चाहिए वो आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली इसको लोकायत फिलॉसफी भी माना जाता है, मतलब लोगों का इसके ऊपर थोड़ा यकीन ज़्यादा था कि भाई मेरे को जो करना है वो मैं करूँगा। एंड आफ्टर ये जो है इसने डिवाइनिटी या फिर सुपर नेचुरल एजेंट, आफ्टर लाइफ, इसको पूरा का पूरा डिनाई कर दिया था। इसने ये भी बोला था कि सैल्वेशन है उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, राइट। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द ब्रह्म गॉड वगैरह ये सब चीज़ें जो इररिलेवेंट है। एक ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी को पूरे मज़े की तरह जियो, अच्छी चीज़ें करनी है तो अच्छी करो, बुरी करनी है तो बुरी करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज समथिंग ओके दैट इज वी कैन से एज अ चारवका स्कूल ऑफ फिलॉसफी। तो आई गेस दैट विल बी इट देन। ओके, तो ये जो पूरा लेक्चर था उसमें आज हमने वही देखा था, इट इज़ बेसिकली द रिलीजियस फिलॉसफी वाला पूरा का पूरा रिलीजन। तो चैप्टर 10 जो है दैट बेसिकली गिव्स अस द इंफॉर्मेशन ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो दो इंपॉर्टेंट सेक्ट है उस टाइम के जो थे, दैट इज़ चारवका एंड देयर आफ्टर दूसरा वाला जो अपना सेक्ट है दैट इज़ बेसिकली लोकायत, और सॉरी चारवका एंड देयर आफ्टर आजीविका, उसके बारे में भी हम लोगों ने अभी देख लिया है। एज फार एज MCQs आर कंसर्न, तो जब महाजनपदा खत्म करेंगे उस टाइम पे हम लोग इसके भी MCQ देखेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा था, इसके लिए मैंने MCQ नहीं डाले इसमें, बट मंडे को महाजनपदा वाला ईरा है तो मंडे को इसके वाले MCQs है वो कवर कर लेंगे। सो अभी डाउट क्लियरिंग सेशन में जाने से पहले वी आर गोइंग टू डू अ बिट ऑफ प्रमोशन, राइट। तो थोड़ा प्रमोशन करेंगे पहले एंड देयर आफ्टर आई विल बी टेकिंग अप योर डाउट। तो एज यू नो बाय नाउ दैट आई एम अ फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल ओवर हियर। हिस्ट्री ऑप्शनल में आई हैव माई सेल्फ स्कोर मोर देन 300+, राइट। जिसका मार्कशीट भी मैंने शेयर किया है इन द डेमो वीडियो। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा अब तक। तो बेसिकली आई एम स्टार्टिंग विद द बैच 2 ऑफ द हिस्ट्री ऑप्शनल जो मीडिएवल इंडिया से चालू होगा। बैच 1 मेरा एंशिएंट इंडिया से चालू हुआ था, उसको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला, थैंक यू फॉर दैट। बट इफ़ यू आर फ्रॉम हिस्ट्री ऑप्शनल बैकग्राउंड या फिर अभी तक आपका ऑप्शनल डिसाइडेड नहीं है और आपको हिस्ट्री ऑप्शनल लेना है तो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शनल। ओके, आपको वो क्यों लेना चाहिए तो उसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट ओरिएंटेशन लेक्चर लेके रखा है, एक बार देख लेना। आई जस्ट ब्रीफली टेल यू 1-2 मिनट की हॉलमार्क क्या है। तो हॉलमार्क इज़ बेसिकली व्हेनेवर यू आर स्टडिंग एन ऑप्शनल तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। पहले तो इतने सारे सोर्सेस है, उसमें से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, फिर एक आंसर राइटिंग वाला एस्पेक्ट होता है दैट इज़ सेकेंडरी स्किल। तो ये जो आपको प्रॉब्लम आता है उसी को टैकल करने के लिए अल्टीमेटली आई हैव डिज़ाइन दिस कोर्स। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, तो सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट जो है ओके 100+ लेक्चर रहेंगे, 25 to 30 लेक्चर ईच ऑफ एंशिएंट, मीडिएवल एंड मॉडर्न इंडिया एंड मॉडर्न वर्ल्ड।
सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में 3 टाइप का मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। 3 टाइप का कौन सा? तो पीपीटी का एक्सेस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा आई विल बी गिविंग यू द क्रक्स मटेरियल विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो हिस्ट्री में बहुत सारे रेफरेंस बुक आपको पढ़ने पड़ते हैं, तो सारे रेफरेंस बुक में हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं होता। तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वही इम्पॉर्टेंट टॉपिक का जो समराइज वर्जन है वो मेरे क्रक्स मटेरियल में आपको मिल जाएगा। तो एक बार आपने क्रक्स मटेरियल पढ़ लिया तो उसमें आपको सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, सोर्स एंड हिस्टोरियोग्राफी, ये जो सारी चीज़ें हर एक ईरा की लगती है आपको मिल जाएगी। आपको फिर वापस से रेफरेंस बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जब मेरे लेक्चर चलते हैं तो मैं बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पास ऑन करता हूँ, तो वो इन्फॉर्मेशन जो आपके रनिंग नोट्स में आनी चाहिए, राइट। बट रनिंग नोट्स भी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब मेरे लेक्चर चलते हैं तो यहीं पे बैठ के एक बंदा जो है वो नोट्स बनाते रहता है, एंड देयर आफ्टर आई इवेल्युएटेड बाय माई सेल्फ, एंड फिर वो वाले जो रनिंग नोट्स है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको पहले रेफरेंस बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप क्रक्स मटेरियल पढ़ोगे, एंड देयर आफ्टर जब रिवीजन की बात आएगी तो रिवीजन में आपको पीपीटी एज वेल एज हैंड रिटन नोट्स दोनों मिल रहे हैं, तो रिवीजन भी इससे आसानी से आपका टैकल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज अ सेकेंडरी स्किल। कोई भी ऑप्शनल होगा, नॉट ओनली हिस्ट्री बट कोई भी दूसरा ऑप्शनल होगा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका आंसर राइटिंग स्किल या फिर पेपर हैंडलिंग कैपेबिलिटी। तो उसके लिए तो मैं फ्रिक्वेंट आंसर राइटिंग सेशन जो ले ही लेता हूँ। एक सेशन जो मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही कंडक्ट करवाया था, इट इज़ अवेलेबल, ओपन सेशन था वो हिस्ट्री ऑप्शनल का। सो जस्ट लुक एट इट वंस कि मैं कैसे वो सेशन लेता हूँ, सो दैट यू विल हैव बेटर आइडिया रिगार्डिंग इट। एंड ऑल दिस थिंग्स इज समथिंग दैट वी आर ऑफरिंग at a very affordable rate. Yes, right, we at Study IQ, we always believe at affordability. So all this thing is something that you can get for 12,499, and you can use the code SNLive to avail this discount. वैसे तो है 29 का, but you are getting it for 12,499, and you can use the code SNLive to avail this particular discount. तो हरी अप गाइस, बिकॉज ये मैं 10 नवंबर से मैंने लॉन्च किया है, इसका भी मैंने 2 ओरिएंटेशन सेशन लिए हैं, बट एक्चुअल में हमारे जो सेशन है वो 16 या फिर 17 से जो है मैं इसमें चालू करने वाला हूँ। तो पहले 2-3 ओरिएंटेशन जो वो कंटिन्यू मेरे चलेंगे। देयर आफ्टर इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम द हिस्ट्री ऑप्शनल बैकग्राउंड, देन ऑब्वियसली जीएस का कोर्स भी है। मैंने पहले भी ये चीज़ आपको बताई है कि फाउंडेशन कोर्स जो आपको हमेशा करना ही पड़ता है, बिकॉज अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पे अगर फाउंडेशन नहीं रहेगा तो नॉलेज लैक्यूना रहेगा। नॉलेज लैक्यूना प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू कहीं ना कहीं पे तो दिखेगा ही दिखेगा, एंड इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैम्पर यू। सो दैट्स वाई एक अच्छा फाउंडेशन कोर्स करना यूपीएससी की अब नेसेसिटी बन चुकी है। ऑफलाइन में जाओगे तो ऑब्वियसली 1.5-2 लाख फीस होती है ऑफलाइन कोर्सेज की। मैंने नहीं किया था, उसका वन ऑफ द रीज़न वही था कि भाई आई कुड नॉट अफोर्ड 1.5 या फिर 2 लाख के ऑफलाइन के कोर्सेज। तो टू टैकल विद दैट अफोर्डेबिलिटी वाला इशू, वी आर लॉन्चिंग the entire GS का course only at an affordable rate of 19,000 approximately if you use my code. एंड इसमें आपको फिर प्री एंड मेंस इसका इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन आपको मिलेगा। तो GS 1, 2, 3, 4 ऐसे, एंड देयर आफ्टर एंटायर प्रीलिम्स इज समथिंग दैट विल बी कवरिंग अप। इसमें आंसर राइटिंग सेशन, मॉक टेस्ट भी होंगे, एंड इसमें आपको एक डेडिकेटेड मेंटर भी मिलेगा जो आपका कोई भी प्रॉब्लम रहेगा पढ़ाई एंड देयर आफ्टर नॉन एकेडमिक रिलेटेड तो वो भी सॉल्व करेगा। And everything you will be getting at an affordable rate again if you use my code SNLive. So we are launching this batch on 14th of November. Okay, तो हार्डली 2 दिन बचे अभी इसके लिए। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग द GS ऑप्शनल का कोर्स, सॉरी GS का कोर्स, देन ऑब्वियसली ज्वाइन इट एज सुन एज यू कैन। एंड इसमें ऑब्वियसली हिस्ट्री के कुछ लेक्चर तो मैं खुद भी लूँगा, इसमें कुछ आंसर राइटिंग के सेशन भी आई एम गोइंग टू टेक फॉर द हिस्ट्री GS। ओके, सो दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड गाइज अगेन। ओके, बट जाते जाते वही है। ओके, इन ऑर्डर टू अवेल दिस मटेरियल, ये पीपीटी भी एंड देयर आफ्टर फिर जो मैं क्रक्स मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आई हैड टोल्ड यू कि एक 74 पेजेस का एनसीईआरटी का जो क्रक्स मटेरियल है दैट आई हैव मेड। अभी ये 74 में जैसे 74 पेजेस में से अप्रॉक्सीमेटली 24 पेजेस मैंने आज रिलीज़ कर दिया है, दैट इज़ चैप्टर 10 तक। धीरे धीरे करके मैं आपको चैप्टर वाइज देते जाऊंगा, एंड जैसे हमारे टोटल 27 चैप्टर जब खत्म होंगे तब इसका एक पूरा का पूरा कंपाइलेशन भी आई विल बी प्रोवाइडिंग टू यू ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। सो जॉइन इट एंड देयर आफ्टर अवेल दिस मटेरियल फ्रॉम देयर। सो दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड गाइज, थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट नहीं रहेगा देन यू कैन लीव, बट अगर कोई डाउट रहेगा तो आई एम गोइंग टू टेक द डाउट क्लियरेंस नाउ। ओके, एंड देयर आफ्टर फिर यू कैन आस्क मी द डाउट्स, राइट? या ओके, सो चलो एक एक करके देखेंगे। यार 16 महाजनपदा मंडे वाला लेक्चर वही है, ये एनसीईआरटी में थोड़ा सा उल्टा फुल्टा किया है।
बट सिंस आई एम गोइंग चैप्टर वाइज तो मैंने चैप्टर वाइज बता रहा हूँ। तो जो महाजनपद है वो करूँगा मैं मंडे का, जो शाम को 7 o'clock का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग करेंगे वो, डोंट वरी। ओके हाँ ओके। सो देयर आफ्टर और कोई डाउट है? वज्रयाना जो है उसके बारे में भी बता दिया, किसी ने रिप्लाई भी दिया है, सौमिक ने, चलो गुड। बामियान केव के स्टैट्यूज को डिस्ट्रॉय तो कर दिया है, वही मैंने अभी आपको बताया, परसिक्यूशन, राइट। तो परसिक्यूशन जो हुआ है इनका सब जगह से। देयर आफ्टर सेक्ट का मतलब होता है सांप्रदाय, यस ठीक है। यार आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ओके मुहसिना, मतलब द प्रॉब्लम ओवर हियर इज दैट आई हैव स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन टू कंडक्ट द सेशन in both Hindi as well as English, right? So I need to adhere to the guidelines of the organization also, and I'm extremely sorry about it. But if you are not able to understand it, then I'm giving all the material to you in English only, right? And apart from that, the crux material is something that you will be getting in English, which is something that I explained just now. But the lectures are something that I'm going to conduct majoritarily in Hindi, because that is what the vision of the organization is, and I have to adhere by it, okay? So I'm extremely sorry for that, okay? मेंस क्वेश्चन टू एट द एंड, ना भाई इतना सब कुछ मैं नहीं करने वाला, ठीक है। प्रीलिम्स के क्वेश्चन तो मैं आपको डेफिनेटली दूंगा, मेंस के लिए मैंने आपको बोला था आई विल बी टेकिंग अप सम ऑफ द सेशन, बट वो दिसंबर जैन के अराउंड, ओके। मेंस क्वेश्चन अप्रोच जो है, ओके। देयर आफ्टर अब ये गॉड वाला भी कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर करवा दिया है कि जैनिज्म में गॉड पे बिलीव रखा गया है, बट गॉड जो है वो वर्धमान महावीर एंड बाकी तीर्थंकरा के नीचे रखे हैं, और इनके गॉड के कोई नाम भी नहीं है एंड इनके गॉड का कोई फॉर्म भी नहीं है, तो इसको आप निरंकार भी बोल सकते हो, दैट इज फॉर्मलेस गॉड। ऑन दी अदर एंड बुद्धिज्म जो है, गौतम बुद्धा हिमसेल्फ नेवर टॉक्ड अबाउट गॉड, बट जो लेटर वर्जन ऑफ बुद्धिज्म है, स्पेसिफिकली महायान बुद्धिज्म, उन्होंने बुद्धा को ही भगवान बना दिया, बुद्धा के इमेजेस भी बना दिए और उसकी पूजा अर्चना भी करने लग गए, ओके यस। Mudras of Brahminism are important. Buddhism, okay, which one of them is? No, mudras of Buddhism is not at all important. एक ही मुद्रा यूपीएससी ने पूछी है, तो उसके पीछे 70-80 मुद्रा जो है वो बाय हार्ट नहीं कर पाओगे, राइट। सो जस्ट लीव दैट टॉपिक ना, फॉर नाउ कोई करने की ज़रूरत भी नहीं है। कभी एक बार अगर यूपीएससी ने पूछ लिया तो उसका मतलब ये नहीं आप सारे मुद्रा जो बाय हार्ट कर लोगे, राइट। अगर आपको हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आते हैं, देन कंसिडर कि 3 से 4 डिफिकल्ट लेवल के आने ही वाले हैं, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू लीव इट, ओके। बच्चे इसीलिए फेल होते हैं बिकॉज दे नेवर अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दोज क्वेश्चन। जो डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन होता है उसको छोड़ने की आदत डालो, बिकॉज उसको अटेम्प्ट करोगे तो 101 तक का वो गलत होगा, निगेटिव मार्क आएगा, उसको आप सिले मिस्टेक कंसिडर करोगे एंड अल्टीमेटली फिर आपका स्कोर है वो नीचे आ जाएगा। दैट्स वाई द कट ऑफ इज डिक्लाइनिंग, राइट। अब हमारे टाइम पे जब हम देते थे, राइट, हमारे ज़माने में तो कट ऑफ यूज टू बी 110, 115। अब आज के ज़माने में प्रॉब्लम वही हुआ है कि एक्सेसिव फोकस अपॉन दी करंट अफेयर, एक्सेसिव फोकस अपॉन दी अननेसेसरी थिंग, ये मार्केट में इतना ज़्यादा हो गया है, और आप वही करोगे तो अल्टीमेटली फिर आपको जो स्ट्रेटेजी है वो कहीं ना कहीं तो हैम्पर होगा, एंड इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू डूम यू, राइट। करने का भी तो एक कैपेसिटी होता है ना यार, 50 से 60 मुद्रा आप हर कोई नहीं कर सकते, सो जस्ट लीव इट, ओके। एज फार एज बोधिसत्वज आर कंसर्न, देन बोधिसत्वास के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, बट अगर आपने ट्रेंड देखा तो अगेन 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 वही है, अवलोकितेश्वरा पे पूछेंगे या फिर वो इसके ऊपर पूछेंगे, दैट इज मंजूश्री पे पूछेंगे या फिर मैत्रेय पे पूछेंगे। तो ये 3-4 जो इंपॉर्टेंट है जो PYQs में मिलते हैं वही आपको करने हैं। आई एम गोइंग टू टेक द डिस्कशन ऑन दैट ऑन मंडे वाला लेक्चर, सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके ओके। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर, ठीक है। सौमिक आपका कौन सा क्वेरी रह गया यार, इसको एक बार कॉपी पेस्ट करके नीचे डालोगे, बिकॉज नाउ मुझे दिख नहीं रहा है वो, ठीक है ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। सौमिक आई विल गिव यू अ मिनट, जल्दी जल्दी टाइप करना, ठीक है, सिंपल। अगर कोई क्वेरी छूट जाता है तो उसको एक बार वापस से कॉपी पेस्ट करके डाल दिया करो यार, ठीक है। यस ओके, सो जल्दी। एनीथिंग टिल हियर सो फार गाइज, और कुछ, ठीक है। यार ये प्यार मोहब्बत वाली बातें चैट बॉक्स में क्यों कर रहे हो, घर पे जाके करो यार, ठीक है। यस, सो आई गेस सौमिक इज नॉट देयर, आई एम नॉट गेटिंग द आंसर, ठीक है। चलो देन, ओके, सो obviously I'll stop the lecture now, okay। as far as lecture is concerned then that is enough for today, right। so now tomorrow holiday, Sunday है, आप भी छुट्टी लेना एक दिन, मैं भी छुट्टी लूँगा, right। Monday को मिलेंगे वापस से 7 o'clock and we'll move on to the next topic now, okay। so I'll be stopping the lecture now, so thank you so much guys।
ओके यार नहीं देखो, सनातन धर्म जो है वो उपनिषदा के पहले वाला रिलीजन है। तो जब आप सनातन धर्म की बात करोगे तो वो सैक्रिफिशियल रिलीजन हो जाता है। वेदांतिक रिलीजन अलग है, वेदांतिक रिलीजन इज उपनिषदिक रिलीजन जो अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो सनातन धर्म इज समथिंग दैट यू कैन कंसिडर, जिसके बारे में अभी हमने बात की इन वैदिक लिटरेचर, राइट। तो सनातन धर्म के अगेंस्ट वाला जो ऑर्डर है दैट इज उपनिषदिक और वेदांतिक ऑर्डर, वो हम लोग फॉलो करते हैं। तो सनातन इज द ओल्डर वन, that is sacrificial one. Okay, yes, so I hope it is quite clear. So thank you so much guys, I will be stopping